और धीरे धीरे चलते हुए गोरोसेई सामने आते हैं। अपने शब्दों को अरेंज करते हुए किंग कोबरा ने धीरे से अपने यहाँ आने का पर्पस बताया। सबसे पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट को 800 साल पहले 20 राजाओं ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था। दुनिया के क्रिएटर्स के तौर पर उन 20 राजाओं की पूरी फैमिली होली लैंड मैरिजोआ शिफ्ट हो गई। यहीं से सेलेस्टियल ड्रैगन्स की शुरुआत हुई। इन 800 सालों में वो 20 राजा बिल्कुल इक्वल रहे, कोई डिक्टेटर ना बन जाए, इसे प्रिवेंट करने के लिए एम्प्टी थ्रोन बनाया गया और ये शपथ ली गई कि कोई भी इस थ्रोन पर नहीं बैठेगा। जिन 20 देशों के राजा चले गए थे उन देशों ने नए राजा इलेक्ट किए और ये सिस्टम आज तक चल रहा है। लेकिन अलाबस्ता की बात अलग है। नेफरतारी फैमिली की क्वीन लिली का नाम भले ही उन ओरिजिनल 20 लोगों में था, लेकिन क्वीन लिली सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं बनी। इसके बजाय क्वीन लिली वापस अलाबस्ता लौट गईं। अब सवाल ये उठता है, किंग कोबरा ने अलाबस्ता के सारे एंशिएंट टेक्स्ट चेक किए, लेकिन किंग कोबरा को वहां क्वीन लिली का नाम कहीं नहीं मिला और ये सब वॉइड सेंचुरी के दौरान हुआ था। क्वीन लिली कभी अलाबस्ता वापस नहीं आई और क्वीन लिली के छोटे भाई ने थ्रोन इनहेरिट किया। इसलिए किंग कोबरा गोरोसेई से पूछना चाहते हैं कि क्या गोरोसेई को क्वीन लिली के बारे में कुछ भी पता है। सेंट सैटर्न ने थोड़ा इग्नोर करने वाले टोन में कहा कि क्वीन लिली सच में वापस नहीं लौटी थी, लेकिन क्वीन लिली मैरिजोआ में भी नहीं रुकी थी। क्वीन लिली के एग्जैक्ट मूवमेंट्स और रीजंस वो सब 800 साल पुरानी बात है और गोरोसेई को इसके बारे में कुछ नहीं पता। लगा कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन किंग कोबरा ने सीधा एक बॉम्बशेल ड्रॉप कर दिया। आखिर डी का असली मतलब क्या है? वहां का माहौल एकदम सीरियस हो गया। किंग कोबरा ने आगे कहा कि असल में 800 साल पहले क्वीन लिली ने एक छोटा सा लेटर छोड़ा था जो रॉयल फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता आ रहा है। गोरोसेई ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि किंग कोबरा से वहां से पीछे हटने को कह दिया। लेकिन तभी एक फिगर धीरे धीरे एम्प्टी थ्रोन की तरफ बढ़ा और फाइनली उस थ्रोन पर बैठ गया। ये कोई और नहीं बल्कि इमू थे। किंग कोबरा ये देखकर एकदम शॉक में आ गए। किंग कोबरा के पसीने छूट गए। ये एक ऐसी न्यूज थी जो पूरी दुनिया को हिला सकती थी। अचानक इमू ने बोलना शुरू किया। इमू ने कहा कि खुद इमू को 2 बातें बतानी है और किंग कोबरा से एक सवाल भी पूछना है। किंग कोबरा ने थोड़ा खांसते हुए कहा कि ओरिजिनल 20 लोगों में सच में इमू नाम का एक इंसान था। इमू ने किंग कोबरा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इमू ने कहा कि इमू इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन इमू ने पिछले सवाल का जवाब जरूर दिया। डी असल में उनके पुराने दुश्मनों का नाम हुआ करता था और हाल ही में जितने भी डी सामने आए हैं उन डी लोगों को अपने नाम का असली मतलब तक नहीं पता। वो बस नाम के लिए इसे कैरी कर रहे हैं और ये सब 800 साल पहले क्वीन लिली की एक बहुत बड़ी गलती का नतीजा है। इमू ने सब कुछ एकदम क्लियर नहीं बताया, लेकिन मोटा मोटा मतलब ये था कि उस वक्त क्वीन लिली ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से पोनेग्लिफ्स पूरी दुनिया में बिखर गए। तो अब बात ये है कि क्या क्वीन लिली ने ये सब अनजाने में एक केयरलेस मिस्टेक की तरह किया था या फिर जानबूझकर? इस सवाल का जवाब उस लेटर में होना चाहिए जो क्वीन लिली ने अलाबस्ता भेजा था। इमू ने किंग कोबरा से पूछा, तुमने अभी सिर्फ नेफरतारी फैमिली की क्वीन लिली का नाम लिया था, ऐसा क्यों? और क्वीन लिली के छोड़े गए उस लेटर पर सेंडर का असली नाम आखिर क्या लिखा है? अपने सामने खड़े गोरोसेई का एग्रेसिव स्टैंड देखकर किंग कोबरा को रियलाइज हो गया कि किंग कोबरा का इस कमरे से जिंदा बाहर जाना अब बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अपने दांत पीसते हुए किंग कोबरा ने कहा, 800 साल पहले अलाबास्ता किंगडम पर रूल करने वाली क्वीन का नाम था नेफरतारी डी लिली। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि इमू और गोरोसेई दोनों ही डेविल फ्रूट यूजर्स हैं और सब के सब ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, तो पक्का ये जोन टाइप ही होंगे। और ठीक इसी वक्त साबो सर्विलेंस डेंडन मुशी के कैमरे में कैप्चर हो गए। किंग कोबरा के मुंह से लूफी का नाम सुनने के बाद साबो ने किंग कोबरा को अपने कंधे पर उठाया और वहां से भागना शुरू कर दिया, लेकिन ओपोनेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। किंग कोबरा को भी ये बात अंदर ही अंदर समझ आ गई थी। किंग कोबरा ने कहा कि किंग कोबरा को अपना जवाब मिल चुका है। किंग कोबरा चाहते थे कि साबो, लूफी और वीवी तक एक मैसेज पहुंचा दें, हम भी डी हैं। ये बात सुनकर साबो एक पल के लिए एकदम सुन रह गए और तभी इमू के खतरनाक अटैक ने साबो की बॉडी के आर पार वार कर दिया। किंग कोबरा भले ही बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे, फिर भी अपने दांत पीसते हुए
किंग कोबरा साबो के सामने शील्ड बनकर खड़े हो गए। किंग कोबरा ने टूटती हुई आवाज में कहा, पोनेक्लिफ्स को दुनिया की शुरुआत नेफरतारी डी लिली। और इसी के साथ किंग कोबरा गोरोसेई के हाथों मारे गए। ये पूरा सीन बाय चांस वापोल ने देख लिया। वापोल उन लोगों में से है जो बहुत ही डरपोक टाइप के होते हैं। इतना बड़ा सीक्रेट जानने के बाद क्या वापोल जिंदा बचता? इसलिए वापोल वहां से तुरंत 9-2-11 हो गया। और यही रीजन था कि रेवरी मीटिंग से किंग कोबरा और वापोल दोनों गायब थे। फिर वापोल रास्ते में जो मिला उसे खाते हुए भागता रहा और सीधा उस कमरे में जा घुसा जहां सीपी ने प्रिंसेस वीवी को जबरदस्ती रोक कर रखा था। मौका मिलते ही प्रिंसेस वीवी वापोल के मुंह के अंदर छुप गई। इसके बाद प्रिंसेस वीवी और वापोल कार्गो के अंदर छुपकर सक्सेसफुली वहां से एस्केप कर गए। जब वापोल ने चेक किया कि आसपास कोई नहीं है तो वापोल ने एक डेंडेन मुशी निकाला और वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज़पेपर के प्रेसिडेंट मॉर्गन्स को कांटेक्ट किया। मॉर्गन्स भी वापोल और प्रिंसेस वीवी को टेम्परेरी पनाह देने के लिए खुशी खुशी मान गए। इसके कुछ ही समय बाद अलाबास्ता के किंग कोबरा के मर्डर और प्रिंसेस वीवी के मिसिंग होने की न्यूज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। और फिर थोड़ी देर बाद इमू ने गोरोसेई को कॉल किया और कहा कि इमू वेगा पंक के बनाए हुए मदर फ्लेम को टेस्ट करना चाहते हैं। फाइनल टारगेट लुलूसिया किंगडम को डिसाइड किया गया और इमू ने यह भी कहा कि इमू को वीवी चाहिए। यहाँ आकर दुनिया की सबसे बड़ी पावर गोरोसेई के नाम भी फाइनली रिवील हो गए। तो ये सब जो अभी तक बताया वो रेवरी मीटिंग के दौरान हुआ था। अब बात करते हैं कि साबो उस अटैक के बाद भी जिंदा कैसे बच गए। इसका रीजन बहुत सिंपल है। जब साबो कॉल कर रहे थे तो साबो असल में लुलूसिया किंगडम में थे ही नहीं। कोई साबो की कॉल टैप न कर ले, इसलिए साबो ने जानबूझकर 2 डेंडेन मुशी यूज किए थे ताकि सिग्नल्स को आपस में एडजस्ट किया जा सके। उसके बाद साबो ने अपनी आंखों से उस खौफनाक वेपन को देखा। इस पॉइंट पर इवानकोव ने कहा कि ओरिजिनल 20 लोगों में सच में इमू नाम का एक इंसान था, इसलिए इमू पक्का कोई ऐसा इंसान है जो इमॉर्टल है और कभी बूढ़ा नहीं होता। साथ ही साबो ने खुद अपनी आंखों से वो नजारा देखा था। उसी वक्त इवानकोव ने एक सवाल उठाया कि जिस वेपन ने लुलूसिया किंगडम को तबाह किया, क्या वो कोई एंशिएंट वेपन हो सकता है? ड्रैगन भी काफी कंफ्यूज थे। अगर वो वेपन कोई एंशिएंट वेपन है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उस वेपन को पहले यूज क्यों नहीं किया और अब जाकर ही क्यों यूज किया? जाहिर है ड्रैगन के पास हर चीज देखने वाली पावर तो है नहीं, इसलिए ड्रैगन को मदर फ्लेम के बारे में कुछ नहीं पता था। और जहां तक मदर फ्लेम की बात है, मदर फ्लेम के बारे में आगे चलकर बात होगी। मेरिजिया के अंदर एक और इंसिडेंट हुआ था। एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मौत की सजा दे दी गई, लेकिन ये बात दुनिया को नहीं बताई गई और जिसे एग्जीक्यूट करने का काम दिया गया वो गॉड वैली का फॉर्मर चैंपियन था जो अभी गॉड्स नाइट्स का सुप्रीम कमांडर है, फिगरलैंड गार्लिंग। और जिसे सजा मिली वो वही इंसान था जिसने फिशमैन रेस को प्रोटेक्ट किया था, यानी डॉन कीहोटे फैमिली का वो सेलेस्टियल ड्रैगन। तो ये थे एगहेड आर्क के कुछ बड़े इवेंट्स। कहानी यहाँ पर आकर लगभग एक ब्रेक लेने वाली थी, लेकिन हाचिनोसु नाम की जगह पर एक आखिरी और सुपर एक्साइटिंग बड़ा इंसिडेंट हुआ। सबसे पहले पेरोना यहाँ की जेल में छुपकर घुस गई। वहाँ के कुछ गार्ड्स को निपटाने के बाद पेरोना की मुलाकात कोबी से हुई। फिर पेरोना ने कोबी के साथ एक डील की। पेरोना ने कोबी को रिलीज किया, लेकिन बदले में कोबी को गेको मोरिया को रेस्क्यू करना था। इसका मतलब है कि गेको मोरिया अभी मरा नहीं है। क्या कोबी ने गेको मोरिया को बचा लिया? ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कोबी बहुत सारे लोगों को लेकर जेल से एस्केप कर गया। लेकिन आखिर हाचिनोसु ब्लैक बियर्ड की टेरिटरी है, तो ब्लैक बियर्ड ने पीछे काफी सारे तगड़े लोग छोड़ रखे थे, जैसे कि क्लियर फ्रूट का यूजर शिरियू, आइलैंड फ्रूट का यूजर अवालो पिजारो, लिकर फ्रूट का यूजर वास्को शॉट और खासकर ये आइलैंड फ्रूट अवालो पिजारो सीधा पूरी आइलैंड की हर मूवमेंट को मॉनिटर कर सकता है। और हाँ, ह्यूज फ्रूट के यूजर संजुआन वुल्फ को तो भूल ही मत जाना। इन चारों की स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त है। ऊपर से क्रॉस गिल्ड ने उस पर 5 स्टार बाउंड्री लगा रखी है, तो वहां से बचकर निकलना नामुमकिन के बराबर है। रही बात ब्लैक बियर्ड के कोबी को किडनैप करने की, तो उसका रीजन बहुत सिंपल है। वो अपना खुद का एक नेशन बनाना चाहता है और वर्ल्ड गवर्नमेंट को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन अफसोस उसे निराशा ही हाथ लगी, चूंकि वो मरीन का पुराना मेंबर है। ये सुनकर आउकीजी ने उसे हार मान लेने की सलाह दी। असल में ये सॉर्ड लिम्बर्स रिजाइंड मरीन्स होते हैं, इसलिए उन्हें किसी योंको से जंग छेड़ने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये एक ऐसी गुरिल्ला फोर्स है जो किसी भी ऑर्डर को इग्नोर करके फ्रीली एक्शन ले सकती है और इसके बदले में मरीन हेडक्वार्टर्स भी उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता और उन्हें
कभी भी डिसमिस कर सकता है। लेकिन ब्लैकबियर्ड ने कहा कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार वो मरीन्स का नया हीरो है। अगर उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया तो पब्लिक क्या कहेगी, और वर्ल्ड गवर्नमेंट भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। और ये सच भी था, मरीन्स ने उसे नहीं छोड़ा। इस वक्त मरीन्स ने हचिनोसु पर एंट्री मार ली है। इनमें वाइस एडमिरल सुरु की पोती कुजाकू शामिल है, जो विप विप फ्रूट यूजर है और थोड़ी क्रेजी टाइप की है। साथ में सॉर्ड की ही एक और मेंबर हिबारी भी है, जो कि उसे बहुत मानती है। मरीन हेडक्वार्टर्स का रियर एडमिरल और सॉर्ड मेंबर क्ले फ्रूट यूजर प्रिंस ग्रूस, वो क्ले के गोलम्स बनाकर उनसे अटैक करवा सकता है। इसलिए इन मरीन्स को मौत का कोई खौफ नहीं है और उनके पास आसपास की बिल्डिंग्स को मूव करके इन पायरेट्स को घेरने की पावर है। और आखिर में एंट्री होती है एक बहुत ही भयंकर बूढ़े आदमी की, जिसके एक ही पंच से पूरी की पूरी वॉरशिप हवा में उड़ने लगी। कार्प जोर जोर से हंसते हुए अपनी खतरनाक हाकी रिलीज करने लगा। गैलेक्सी इंपैक्ट। और बस गार्थ के एक ही पंच ने हचिनोसु आइलैंड के पूरे एक टाउन को तबाह कर दिया। भाई सच बता रहा हूं, अगर ये पंच उस टाइम अकाइनो को पड़ा होता ना, तो वो लाल कुत्ता पता नहीं कितनी बार मर चुका होता। इसके बाद प्रिंस क्रूस ने अपने क्ले फ्रूट की पावर यूज की और उनकी शिप को सेफली लैंड करवा दिया। कार ने हाथ की उंगलियां चटकाते हुए थोड़ा अनसैटिस्फाइड सा बुदबुदाया। लगता है अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। भाई साहब, इतनी तबाही मचाने के बाद भी उसे लग रहा है कि पावर कम रह गई। खैर, वो आ तो गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तभी अचानक से ठंडी हवा का एक झोंका आता है और हिबारी सीधे बर्फ के स्टैचू में फ्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब ये सच है कि कुजान ने सच में ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया है और अब वो अपने ही पुराने टीचर से भिड़ने के लिए सामने खड़ा है। उसके इस क्रू को ज्वाइन करने का असली मोटिव तो किसी को नहीं पता। पास्ट में उसने संजुआन वुल्फ को जमा दिया था, जिससे साफ पता चल रहा था ब्लैक बियर्ड लेने के मूड में था। लेकिन ब्लैक बियर्ड ने उससे लड़ाई नहीं की, बल्कि उन लोगों ने साथ में बैठकर खूब शराब पी और पार्टी की। उसी पार्टी के दौरान कुजान ने अपनी बर्फ वाली नकली टांग दिखाई, जो मरीन फ्लीट एडमिरल अकाइनो के साथ हुई उस भयंकर फाइट में चली गई थी। हालांकि उसने ये भी कहा कि उस लड़ाई में सामने वाले का भी बहुत बुरा हाल हुआ था और उसे भी काफी इंटरनल इंजरीज आई होंगी। उसी टाइम क्रू के एक मेंबर ने उससे पूछा कि क्या वो बर्न स्कार वाले आदमी को जानता है। ये पूछने का रीजन रोड पोनेग्लिफ था। उनका मानना था कि बिग मॉम और काइडो के पास एक एक पीस है, लेकिन बाकी दो कहां हैं ये किसी को नहीं पता। अफवाह है कि उस बर्न स्कार वाले इंसान के पास उनमें से एक है। रूमर्स के मुताबिक वो एक बिल्कुल काली शिप पर सफर करता है। जो भी उसकी शिप के पास जाने की कोशिश करता है वो एक विशाल भंवर में डूबकर खत्म हो जाता है। इसलिए लाफिट ने गेस किया कि वो पक्का कोई डेविल फ्रूट यूजर होगा। वही शिर्यू का मानना था कि वो बंदा वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़ा हो सकता है। पर सच तो ये था कि कुजान ने उस बर्न स्कार वाले इंसान के बारे में उसे भी कुछ नहीं पता था। इसके बाद ही ब्लैक बियर्ड में उसे अपनी शिप पर आने का इनविटेशन मिला। वैसे भी ये कोई ऐसा क्रू नहीं है जो इमोशंस या दोस्ती से जुड़ा हो। इनका साथ तो बस एक जैसे इंटरेस्ट और फायदे की वजह से है। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। कुजान ने गहरी सांस लेता है। साफ दिख रहा है कि अब मामला सीरियस होने वाला है। कार्प जोर से चिल्लाकर कुजान को ऑर्डर देता है कि वो उस लड़की को नॉर्मल करे, कोबी को छोड़े और वापस मरीन में लौट आए। दोनों तरफ से बस एक दूसरे को घूरा जा रहा है और इसी के साथ फाइट शुरू हो जाती है।
उसी समय न्यू वर्ल्ड विक्ट्री आइलैंड पर लॉ जमीन पर पड़ा था और हिल नहीं पा रहा था। क्रिटिकल मोमेंट पर उस बड़े सफेद भालू बेपो ने वो पिल खा ली जो चॉपर ने उसे दी थी। वो पल भर में अपने सुलोंग फॉर्म में आ गया और उसने पूरी ताकत से अपने सामने वाले दुश्मनों को रोक कर रखा। उसने लॉ की वो बात बिल्कुल नहीं मानी जिसमें वो अपने बाकी साथियों को बचाने की जिद कर रहा था। इसके बजाय वो बस अपने कैप्टन को लेकर जान बचाकर बैटलफील्ड से भाग निकला और बस इसी तरह हार्ड पायरेट्स हार गए। उनकी सबमरीन पोलर टैंक डूब गई और कैप्टन ट्रैफलगर लॉ का गेम ओवर हो गया। इधर का मामला तो सेटल हो गया। उधर संजवान वुल्फ नींद से जाग गया था, लेकिन हाँ बिल्कुल सही, गार्थ ने एक ही पंच में उसे सुला दिया। पर पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। फिर वास्को शॉट बाहर आया और उसने आग उगलना शुरू कर दिया, पर भाई उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कार ने तो डॉज करने की भी जरूरत नहीं समझी। ठीक उसी वक्त कुजाकू ने उस कार कॉल किया। ताशिगी ने करंट सिचुएशन की रिपोर्ट देते हुए बताया कि जितने भी कैदी और घायल लोग थे उनके साथ साथ पूरी मरीन फोर्स किसी भी पल वहां से निकलने के लिए एकदम रेडी है। अब आइलैंड पर सिर्फ कोबी, ग्रुस और हेलमेपो ही बचे थे। अब इस कोबी तो आपको पता ही है, थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल और भोला है। इस टाइम पर कायदे से उन्हें वहां से रिट्रीट कर लेना चाहिए था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि एक लड़की को परेशान किया जा रहा है, वो तुरंत अपनी हीरोपंती दिखाने और उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। और भाई ठीक उसी पल शिर्यू ने चुपके से एक जानलेवा हमला कर दिया। आखिर में कार्प को ही बीच में आकर वो तलवार का वार अपने ऊपर झेलना पड़ा। हालांकि उसने पलटवार करते हुए उस हमलावर को जमीन पर पटक दिया, पर अब तक वो खुद बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। पीछे खड़े उन गुंडों ने जब ये नजारा देखा तो वो सब अपने हथियार निकालकर पागलों की तरह हमला करने के लिए दौड़ पड़े। आखिर गार्प तो वो मरीन है जिस पर 300 करोड़ की बाउंटी है। और तभी कुजान ओकिजी उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी मुट्ठी भींची और सीधा गार्प हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। उस एक पंच से इस कार की चोटें और भी ज्यादा गहरी हो गईं। पर बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सबसे खतरनाक तो वो आइलैंड फ्रूट यूजर अवालो पिजारो था। उसने सीधा पूरे आइलैंड को ही कंट्रोल कर लिया और एक बहुत बड़ा हाथ बनाकर उसे सीधा मरीन शिप को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा दिया। ये देखकर कोबी बुरी तरह से पैनिक कर गया, लेकिन उस कार ने हंसते हुए कहा, बेटा घबराओ मत, जीत हमेशा इंसाफ की ही होती है। ये सीन देखकर कोबी को अचानक वो सवाल याद आ गया जो एक बार ट्रेनिंग के टाइम पर उसे क्लास में पूछा गया था। एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा एक ऐसे आइलैंड पर फंसे हैं जहां सिर्फ जंगली जानवर हैं। तुम अकेले उन्हें बचाने जाते हो, पर तुम्हारी शिप में सिर्फ 2 ही लोगों की जगह है, तो तुम क्या करोगे? उस वक्त उसका जवाब था कि वो उन दोनों को शिप पर बैठाकर खुद उस आइलैंड पर रुक जाएगा। इस जवाब पर कोबी बहुत तगड़ी डांट पड़ी थी। तब उसे बताया गया था कि सही जवाब ये है, वो बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी जी चुका है, बस उसे वही छोड़ दो। कोबी सब इसलिए याद आ रहा था क्योंकि उसके कार ने कहा था कि वो एक ओपनिंग बनाएगा और फिर कोबी जाकर उस बड़े से हाथ को डिस्ट्रॉय करना होगा। ऑर्डर मिलते ही वो तीनों पानी में कूद गए। उधर वो कार्प अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर से खड़ा हुआ और इस बार उसने अपनी जबरदस्त हाकी पूरी तरह से रिलीज कर दी। यही वो ओपनिंग थी जिसके बारे में गार्प ने बात की थी। अब कोबी को भी सब समझ आ गया था। हालांकि इस अटैक ने उस आइलैंड वाले बंदे अवालो को पूरी तरह से भड़का दिया था। उसने गुस्से में पागल होकर उस बड़े से हाथ को सीधा मरीन शिप की तरफ दे मारा। पर अगर कोबी की बात करें तो वो भले ही थोड़ा भोला और इमोशनल है, लेकिन जहां तक उसके डेडिकेशन और टैलेंट की बात है वो एकदम टॉप लेवल है। और ऊपर से अपने मास्टर को अपनी वजह से घायल देखकर इन सारे इमोशंस के बस्ट होने से उसने फाइनली अपना पूरा पोटेंशियल सा अनलीश कर दिया। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींची और अपनी पूरी ताकत से एक जबरदस्त पंच जड़ दिया।
शुक्र है कि मरीन्स को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ग्रुस ने अपनी एबिलिटी से सारे गिरते हुए मलबे को रोक लिया था। कोबी भी सेफली शिप पर वापस आ गया। तभी डेंडेन मुशी बजी और उस लेजेंडरी मरीन गार्प की आवाज आई, रेस्क्यू मिशन पूरा हो चुका है, अब तुम सब पूरी फोर्स के साथ इसी तरह हाचिनोसु आइलैंड से निकल जाओ। ये सुनकर सब के सब एकदम शांत हो गए। आखिर में गार्प ने वही जवाब चुना, खुद, यानी एक बूढ़े इंसान को पीछे छोड़कर यंग जनरेशन के लिए रास्ता बनाने वाला जवाब। सब अपनी पोजीशन लो। इस मोमेंट पर हर किसी को वाइस एडमिरल गार्प की क्लास में कही गई उस बात का मतलब समझ आ गया। यही रीजन था कि उस केस स्टडी में गार्प ने मरीन सबऑर्डिनेट से कहा था कि बुरे आदमी को छोड़कर बच्चे को लेकर निकल जाओ। हालांकि उस टाइम क्लास में एक मरीन इंस्ट्रक्टर ने गार्प को तुरंत टोक दिया था, क्योंकि मरीन हमेशा सभी की जान को बराबर मानने का कंसेप्ट प्रमोट करते हैं। गार्प की ये बात मरीन थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन गार्प ने पलटकर जवाब दिया कि यंग जनरेशन का फ्यूचर लिमिटलेस होता है। क्लास में गार्प जोर से हंसा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज गार्प अपने चारों तरफ घिरे उन खूंखार पायरेट्स को देखकर हंस रहा है। बिना किसी डर के गार्प बेपरवाह होकर हंस रहा है। वही ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का टाइटैनिक कैप्टन और एक्स मरीन एडमिरल कुजान आउकीजी चुपचाप गार्प के पास खड़ा है। एक टाइम पर कुजान गार्प का सबसे बेस्ट स्टूडेंट था, लेकिन आज कुजान अपने ही रिस्पेक्टेड मेंटर गार्प के खिलाफ खड़ा है। कुजान के बनाए आइस स्पाइक ने गार्प के शरीर को आर पार कर दिया है। गार्प की उस जोरदार हंसी के बीच कुजान का चेहरा बर्फ से ढका हुआ है, शायद उन आंसुओं को छिपाने के लिए जो चुपचाप कुजान की आंखों से बह रहे हैं। अगले दिन के न्यूज़पेपर में पूरी दुनिया के लिए 3 ब्रेकिंग न्यूज छपी। पहली, मरीन का यंग हीरो मरीन कैप्टन कोबी हाचिनोसु आइलैंड से सही सलामत बच निकला है। दूसरी, मरीन का लेजेंडरी हीरो वाइस एडमिरल गार्प हाचिनोसु आइलैंड पर मिसिंग है। और तीसरी, योंको स्ट्रॉ हैट लूफी अपनी क्रू के साथ एगहेड पर पहुंच चुका है। न्यूज में आगे बताया गया कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने साइंटिस्ट डॉक्टर वेगापंक को हॉस्टेज बना लिया है और मरीन्स को डॉक्टर वेगापंक को बचाने के लिए अपनी पूरी फोर्स भेजनी पड़ी है। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का पलड़ा भारी है, मरीन्स पीछे हट रहे हैं और दुनिया की सिक्योरिटी खतरे में है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। असली बात यह है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल गया है कि डॉक्टर वेगापंक की रिसर्च वर्ल्ड सेंचुरी के उस डार्क सीक्रेट तक पहुंच गई है जो पूरी तरह से बैन है। इसीलिए गोरोसेई 5 एल्डर्स ने डॉक्टर वेगापंक को असैसिनेट करने के लिए CP0 को एगहेड आइलैंड पर भेजा। अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर वेगापंक ने लूफी से मदद मांगी और लूफी से डॉक्टर वेगापंक को एगहेड आइलैंड से बाहर निकालने की रिक्वेस्ट की। यही डॉक्टर वेगापंक के सर्वाइवल का इकलौता चांस था और योंको लूफी ने इस बात के लिए हाँ कर दी। इसके बाद से ही एगहेड आइलैंड पर स्ट्रॉ हैट क्रू पर CP0 लगातार अटैक कर रही है। और तो और स्ट्रॉ हैट क्रू और डॉक्टर वेगापंक को खुद डॉक्टर वेगापंक के सैटेलाइट क्लोन यॉर्क से भी धोखा मिला। ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है कि सैटेलाइट यॉर्क ने ही अपने ओरिजिनल क्रिएटर डॉक्टर वेगापंक को धोखा दे दिया। नॉर्मल पब्लिक को इन अंदर की बातों का कुछ नहीं पता। पब्लिक को बस न्यूज़पेपर की आधी अधूरी बातें मालूम है। लेकिन वाइस एडमिरल गार्प के कैप्चर होने और योंको लूफी के एगहेड आइलैंड पर होने की न्यूज ही सबको शॉक करने के लिए काफी थी। फिर भी ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि वाइस एडमिरल गार्प जैसा महान मरीन हीरो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। और जो लोग गार्प और लूफी को बचपन से जानते हैं वो इस वक्त गार्प की सेफ्टी को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में हैं। लेकिन जल्दी ही किसी का भी ध्यान न्यूज़पेपर की न्यूज पर नहीं रहा, क्योंकि चारों ब्लूज में एक ऐसा भयंकर अर्थक्वेक आया जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। ये अर्थक्वेक बहुत ही अचानक आया था और सबसे अजीब बात तो ये थी कि इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर भी पता नहीं लगाया जा सका। और इस अर्थक्वेक के आने का टाइम बिल्कुल वही था जब लुलूसिया किंगडम मैप से सीक्रेट तरीके से गायब हुआ था। ठीक 6 दिन बाद लुलूसिया किंगडम की पुरानी जगह पर अब जमीन का कोई नामो निशान नहीं बचा था। उस जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था जिससे समंदर के बीच एक वाटरफॉल बन गया था। इसलिए नॉर्मल शिप्स उस जगह के पास भी नहीं जा सकती थी। यहाँ तक कि इस एक अर्थक्वेक की वजह से पूरी दुनिया का सी लेवल 1 मीटर तक बढ़ गया था। अगर कोई कहे कि सी लेवल 1 मीटर बढ़ गया है तो शायद लोगों को इसका सीधा अंदाजा न हो, लेकिन इस 1 मीटर का मतलब है कि दुनिया के बहुत सारे बीचेस समंदर के पानी में डूब जाएंगे और जो आइलैंड्स पहले पानी के ऊपर दिखते थे वो पूरी तरह डूब जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो जाएंगे। ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि मिस्टीरियस इंसान ईमू को इन सब का पहले से ही अंदाजा था। ईमू ने तो लुलूसिया किंगडम के खंडरों को ऑब्जर्व करने के लिए पहले ही अपने आदमियों को वहां भेज दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये भयंकर अर्थक्वेक ईमू के लुलूसिया किंगडम को
तबाह करने की वजह से ही आया हो। और इसी बीच वर्ल्ड गवर्नमेंट को डिजास्टर रिलीफ से कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड गवर्नमेंट को सिर्फ एगहेड की सिचुएशन की पड़ी है। चूंकि CP0 फेल हो चुकी है और डॉक्टर वेगापंक को एलिमिनेट करना ही होगा, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास अपनी मिलिट्री फोर्स बढ़ाने और एक बड़ा हमला करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इस बार एगहेड आइलैंड पर कोई असैसिनेशन स्क्वाड नहीं जा रही है, बल्कि मरीन एडमिरल किजारू खुद 20 से ज्यादा जायंट वॉरशिप्स और 100 नॉर्मल वॉरशिप्स के साथ एगहेड आइलैंड पहुंच रहे हैं। सिर्फ इस एक ऑपरेशन में 30,000 से ज्यादा मरीन शामिल हैं। मरीन्स ने पूरे एगहेड आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया है। इस बार एडमिरल किजारू को सीधे गोरोसेई से ऑर्डर मिले हैं। एडमिरल किजारू को आइलैंड पर जाने की कोई जल्दी नहीं है। सेंतोमारू भी सीधे शिप पर आ गया था और एडमिरल किजारू के साथ मरीन का खाना खाने लगा था। सेंतोमारू और एडमिरल किजारू के बीच का रिलेशन हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। आखिर सेंतोमारू भी तो मरीन बैकग्राउंड से ही आता है। लेकिन अब सेंतोमारू और एडमिरल किजारू की ड्यूटीज के बीच क्लैश आ गया है। डॉक्टर वेगापंक का बॉडीगार्ड होने के नाते सेंतोमारू की फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर वेगापंक को प्रोटेक्ट करना है। सेंतोमारू की कमान में सी बीस्ट वेपन आर्मी ने एगहेड आइलैंड को पूरी तरह से घेर लिया है और मरीन्स के सामने एक टक्कर का माहौल बना दिया है। मरीन्स और सेंतोमारू की आर्मी के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बना हुआ है। लेकिन जाहिर है कि सिर्फ सेंतोमारू ही अकेला भूखा नहीं था। उस वक्त एक भूखे सी मॉन्स्टर ने नेवी के जहाज को अपने जबड़े में दबोच लिया। लेकिन अगले ही पल आसमान से गिरी एक लेजर बीम ने उसे चीर कर रख दिया और अंदर से बाहर की तरफ पलट दिया। यह साफ था कि यह हमला किजारू ने किया था। किजारू बेबस था, उसका बीच में आने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन सी मॉन्स्टर ने पहले शिप को काट लिया। एडमिरल किजारू और सेंतोमारू के बीच कोई भी दुश्मनी या गिला शिकवा नहीं है। एडमिरल किजारू सच में सेंतोमारू से लड़ना नहीं चाहते। यहां तक कि एडमिरल किजारू ने सेंतोमारू को अपने साथ आने का इनविटेशन भी दिया, जो कि जाहिर तौर पर नामुमकिन है। सेंतोमारू के लिए अगर अगली बार फाइट होती है तो सामने चाहे एडमिरल किजारू ही क्यों ना हो, सेंतोमारू उन पर भी अटैक करेगा। ये बात सुनकर थोड़ा बुरा जरूर लगता है, क्योंकि आखिर पैसिफिस्टा के लेजर्स भी तो डॉक्टर वेगापंक ने एडमिरल किजारू की पावर्स को बेस बनाकर ही डेवलप किए थे। नतीजा ये है कि अब एडमिरल किजारू को खुद डॉक्टर वेगापंक को एलिमिनेट करने के लिए भेजा गया है। एडमिरल किजारू और डॉक्टर वेगापंक के बीच दोस्ती है, लेकिन दोनों ही मजबूर हैं और कोई रास्ता नहीं है। बस यही कहा जा सकता है कि सब अपनी अपनी साइड के लिए लड़ रहे हैं। एडमिरल किजारू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सारी प्रॉब्लम यही है कि आखिर डॉक्टर वेगापंक को वॉइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च करने की जरूरत ही क्या थी। अब बात बहुत बड़ी हो गई है। यहां तक कि गोरोसेई में से एक सेंट जेगार्शिया सैटर्न खुद मौके पर आ गए हैं। अब अगर एडमिरल किजारू चाहकर भी किसी को ढील देना चाहें तो एडमिरल किजारू के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सैटर्न ने तुरंत आइलैंड पर कदम नहीं रखा, बल्कि पहले सैटर्न ने खाना खाया और एक मरीन वाइस एडमिरल से करंट सिचुएशन की रिपोर्ट सुनी। क्योंकि मरीन्स ने अभी तक आइलैंड पर लैंड नहीं किया है, इसलिए मरीन वाइस एडमिरल सिर्फ सीपी की पिछली रिपोर्ट्स और अचानक कम्युनिकेशन कटने के बेसिस पर एगहेड आइलैंड की सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते थे। अब जब सीपी ने कोई खबर नहीं भेजी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि शायद सीपी की पूरी टीम कैप्चर हो चुकी है और डॉक्टर वेगापंक की साइड में 4 पैसिफिस्टा, सेंतोमारू और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का प्रोटेक्शन है। जहां तक बात है कि डॉक्टर वेगापंक की असली सिचुएशन क्या है, मरीन्स को इसका भी पूरा आइडिया नहीं है, क्योंकि आइलैंड पर बैरियर एक्टिवेटेड है जिसे पार करके ना कोई अंदर जा सकता है और ना ही बाहर आ सकता है। सैटर्न ने तुरंत मेन पॉइंट पकड़ लिया कि पक्का आइलैंड से बहुत से लोग भाग निकले होंगे। तो फिर जो रिसर्चर्स और वर्कर्स पहले एगहेड आइलैंड पर थे वो अब कहां हैं? मरीन वाइस एडमिरल ने कंफर्म किया कि वो लोग शिप से एगहेड आइलैंड से एस्केप कर चुके हैं। सैटर्न का चेहरा एकदम सीरियस हो गया और सैटर्न ने ऑर्डर दिया, अगर उन्हें एगहेड के बारे में कुछ पता हो और वे न्यूज लीक कर दें तो इससे पहले उनके शिप को तुरंत डुबो दो। सैटर्न बिल्कुल नहीं चाहते कि एगहेड आइलैंड की एक भी बात बाहर लीक हो। मरीन वाइस एडमिरल ने फिर से मेंशन किया कि बार्थोलोम्यू कुमा की बेटी ज्वेलरी बोनी भी आइलैंड पर ही है। लेकिन सैटर्न ने सीधे सीधे कह दिया कि ज्वेलरी बोनी अब उनके किसी काम की नहीं है, उसे जाने दो, वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है। शुरुआत में ज्वेलरी बोनी का इकलौता यूज यही था कि ज्वेलरी बोनी को बार्थोलोम्यू कुमा को ब्लैकमेल करने के लिए एक हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल किया जाए। अब जब बार्थोलोम्यू कुमा पूरी तरह से एक पैसिफिस्टा में कन्वर्ट हो चुका है तो उस हॉस्टेज को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है। और तभी मरीन्स ने अचानक एगहेड आइलैंड से बाहर जाने वाले
एक कॉलिंग सिग्नल को इंटरसेप्ट किया। एडमिरल किजारू उस वक्त खाना खा रहे थे, लेकिन ये न्यूज सुनते ही एडमिरल किजारू को अपना खाना छोड़ना पड़ा और एडमिरल किजारू ने अपने सबऑर्डिनेट से तुरंत कॉल को टैप करके चेक करने को कहा कि ये कॉल कहाँ जा रही है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगले ही पल सबऑर्डिनेट्स कंफर्म करेंगे कि ये कॉल सीधे वर्ल्ड गवर्नमेंट को की जा रही है और कॉलर डायरेक्ट गोरोसेई से बात कर रहा है। एडमिरल किजारू ने भी इस कॉल को सक्सेसफुली वायर टैप कर लिया। पता चला कि वो डॉक्टर वेगापंक की सैटेलाइट यॉर्क थी, जो गोरोसेई को कॉल करके गोरोसेई पर धोखा देने का इल्जाम लगा रही थी। यॉर्क पूछ रही थी कि गोरोसेई उसे क्यों मारना चाहते हैं, जबकि यॉर्क ने ही तो गोरोसेई को मेन बॉडी की बगावत की खबर दी थी। एक गद्दार होने के नाते यॉर्क को तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का ही साथी माना जाना चाहिए था, लेकिन गोरोसेई के लिए यॉर्क और डॉक्टर वेगापंक में कोई फर्क नहीं है। बस बात यह है कि अब सीपी और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का खेल शायद खत्म हो चुका है, इसलिए यॉर्क बहुत हवा में उड़ रही है। चूंकि यॉर्क के हिसाब से अब पूरा एगहेड आइलैंड यॉर्क का है और जो भी एगहेड आइलैंड को नुकसान पहुंचाएगा वो यॉर्क का दुश्मन होगा। यॉर्क के पास सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप वो 4 पैसिफिस्टा हैं। यॉर्क की बातों ने गोरोसेई का माइंड बदल दिया। आखिरकार यॉर्क और मेन बॉडी लगभग एक ही हैं, तो इसका मतलब यॉर्क भी मदर फ्लेम बना सकती है। ऐसे में यॉर्क को जिंदा रखना ही बेहतर है ताकि यॉर्क मदर फ्लेम प्रोड्यूस कर सके। ये सुनकर यॉर्क मुस्कुराने लगी। जब गोरोसेई को मदर फ्लेम चाहिए तो इसका मतलब यॉर्क के हाथ में पैसिफिस्टा से भी बड़ा और पावरफुल बार्गेनिंग चिप लग गया है। यॉर्क ने तुरंत डिमांड की कि गोरोसेई एगहेड आइलैंड की रिसर्च फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय ना करे, क्योंकि मदर फ्लेम की रिसर्च के लिए यॉर्क को उस लैब और पावर प्लांट की जरूरत पड़ेगी। गोरोसेई तुरंत मान गए। इसके बाद यॉर्क ने अपनी दूसरी डिमांड रखी, मुझे एक सेलेस्टियल ड्रैगन बना दो। ठीक उस वक्त जब यॉर्क खुशी से पागल हो रही थी और उसे लग रहा था कि जीत पूरी तरह यॉर्क की मुट्ठी में है, ठीक उसी वक्त जब यॉर्क खुशी से पागल हो रही थी और यॉर्क को लग रहा था कि जीत पूरी तरह यॉर्क की मुट्ठी में है और यॉर्क बस आसमान छूने ही वाली है, तब अचानक यॉर्क ने कुछ बहुत ही खौफनाक चीज देखी। यॉर्क की आवाज तुरंत खुशी से बदलकर खौफ में बदल गई। फोन के दूसरी तरफ गोरोसेई 5 एल्डर्स को सिर्फ यॉर्क की खौफ से भरी मदद की पुकार सुनाई दी। यहाँ लूफी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। असल में स्ट्रॉ हैट क्रू ने सक्सेसफुली यॉर्क को ढूंढ लिया था। लगता है यॉर्क ने खुशी मनाने में बहुत जल्दबाजी कर दी थी। बीच गेम में ही शैंपेन खोल लेना वाकई सबसे बड़ी बेवकूफी है। यॉर्क ने डॉक्टर वेगापंक को धोखा दिया, डॉक्टर वेगापंक को जान से मारने की कोशिश की और यहां तक कि सैटेलाइट नंबर 1 शाका का भी मर्डर कर दिया। अब जब स्ट्रॉ हैट क्रू ने यॉर्क को पकड़ लिया है तो कोई भी बता सकता है कि यॉर्क का अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। कहने की जरूरत नहीं है, जोरो की तलवार पहले ही यॉर्क की गर्दन पर टिकी हुई थी। जोरो को लगा कि यॉर्क अब किसी काम की नहीं है, तो बेहतर है कि जोरो यॉर्क को मार दे। लेकिन लूफी का प्लान कुछ और ही था। तो चलो यॉर्क का यूज करके यहां से निकलते हैं। इस टाइम का फायदा उठाकर पूरी स्ट्रॉ हैट क्रू ने थोड़ा रेस्ट किया और खुद को रिकवर किया। सांजी ने एक शानदार दावत, बड़ा खाना तैयार की। वही चॉपर ने जल्दी से टाइम निकालकर रॉबिन की इंजरीज पर बैंडेज बांधी। खाना खाने के बाद लूफी में तुरंत फुल एनर्जी आ गई। लूफी ने फोन उठाया और कॉल करने लगा, इन भारी फोर्सेस को तोड़ने के लिए तुम्हारा यूज करेंगे। यॉर्क का अचानक से मदद मांगना और फिर फोन कट जाना, इससे गोरोसेई को रफली आइडिया लग चुका था कि किसी और ने यॉर्क को हॉस्टेज बना लिया है। इसलिए जब लूफी ने कॉल किया तो गोरोसेई ज्यादा सरप्राइज नहीं हुए। लूफी ने भी बिना कुछ छिपाए सीधे सीधे बात की। लूफी ने कहा कि डॉक्टर वेगापंक अब लूफी के प्रोटेक्शन में है। अगर गोरोसेई यॉर्क को बचाना चाहते हैं तो गोरोसेई को एगहेड आइलैंड को घेरने वाली सारी वॉरशिप्स को पीछे हटाकर उनके लिए रास्ता छोड़ना होगा। ये सुनकर यॉर्क भी लगातार गोरोसेई से मदद की भीख मांगने लगी कि गोरोसेई यॉर्क को बचा ले। इस बार फोन डायरेक्ट स्पीकर मोड पर था। सिर्फ गोरोसेई ही नहीं बल्कि वहां मौजूद लगभग हर किसी ने ये कन्वर्सेशन सुनी और लूफी की इतनी बेखौफ और अड़ियल बात सुनकर मरीन्स भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वाकई ये दुनिया का सबसे कुख्यात पायरेट लूफी ही हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गोरोसेई बहुत ही काम और शांत लग रहे थे। गोरोसेई ने बिना किसी जल्दबाजी के लूफी से पूछा कि इस वक्त एगहेड आइलैंड पर कितने लोग जिंदा बचे हैं। लूफी ने जैसे ही नंबर्स बताने के लिए मुंह खोला तभी कुछ हाथों ने झट से लूफी का मुंह बंद कर दिया। जाहिर है ऐसा काम क्रू की सबसे स्मार्ट मेंबर रॉबिन ही कर सकती थी। रॉबिन बहुत अच्छे से जानती थी कि गोरोसेई इस वक्त बातों में उलझाकर लूफी से इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आइलैंड पर असल में
कितने लोग जिंदा हैं, ये एक क्रिटिकल इंटेल थी जिसे बिल्कुल भी लीक नहीं होने दिया जा सकता था। रॉबिन ने उसी वक्त फोन भी कट कर दिया। बातचीत भी एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है, इसे आसानी से दूसरों को नहीं दिया जा सकता। लेकिन फोन कटने से पहले गोरोसई ने ध्यान से उस लड़की की आवाज सुन ली थी और गोरोसई कंफर्म हो चुके थे कि दूसरी तरफ पक्का रॉबिन ही है। सिंपल माइंड वाले लूफी को लगा कि हाथ में यॉर्क जैसा हॉस्टेज होने से मरीन्स उनके लिए रास्ता छोड़ देंगे, लेकिन असल में इस पूरे ऑपरेशन की कमान मरीन्स के हाथ में नहीं है, बल्कि मौके पर मौजूद सेंट जेगार्शिया सैटर्न के हाथ में है। सैटर्न ने डिसाइड किया है कि सैटर्न सिर्फ 3 चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे। पहली, यॉर्क की जान, दूसरी, यॉर्क के दिमाग में मौजूद पंक रिकॉर्ड्स, और तीसरी, मदर फ्लेम बनाने वाला फ्यूजन रिएक्टर। सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो में सैटर्न खुद अपनी एलीट फोर्स CP0 तक को भी जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं है। यॉर्क को लग रहा था कि यॉर्क की गोरोसई के साथ डील पक्की हो गई है, इसलिए अब यॉर्क झूठी पावर का रौब झाड़ रही थी और यहाँ तक कि लूफी को धमकी देने लगी। मैंने गोरोसई से प्रॉमिस किया है, अगर तुमने मुझ पर उंगली भी उठाई तो ये आइलैंड पूरी तरह से गायब हो जाएगा। नामी से इस बकवास इंसान की ये फालतू बातें और नहीं सुनी गई। नामी ने सीधा अपने वेपन से यॉर्क के सिर पर एक जोरदार वॉर किया, जिससे यॉर्क के सिर पर एक बड़ा सा बम्प निकल आया। दूसरी तरफ डॉक्टर वेगापंक ने तुरंत रॉबिन को थैंक्स कहा। अगर रॉबिन सही टाइम पर बीच में आकर यॉर्क को गोली चलाने से नहीं रोकती तो शायद डॉक्टर वेगापंक अब तक मारे जा चुके होते, और डॉक्टर वेगापंक के जो सैटेलाइट जिंदा बच गए थे वो भी एक दूसरे को गले लगाकर जोर जोर से रो रहे थे और अपने इस खौफनाक हादसे से जिंदा बच निकलने का जश्न मना रहे थे। इतने में उसोप ने जल्दी से नीचे वाले फ्लोर पर किसी को फोन मिलाया। नीचे वाले फ्लोर पर इस वक्त सीपी शूट के मेंबर्स कैद थे। हालांकि सीपी शूट के मेंबर्स कैद थे, लेकिन उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सीपी शूट के मेंबर्स स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के काफी शुक्रगुजार थे। लेकिन उनकी एक छोटी सी डिमांड थी, और वो ये कि इन पैसिफिस्टा, यहाँ सेराफिम्स की बात हो रही है, को जल्दी से यहाँ से हटा लिया जाए। आखिर कहने को तो ये सेराफिम्स उनके टीममेट्स थे, लेकिन फिर भी इन किलिंग मशीन्स से सीपी शूट के मेंबर्स को बहुत डर लग रहा था। हालांकि इन किलिंग मशीन्स को एक बबल में पैक कर दिया गया था, लेकिन बबल जैसी चीज देखने में बहुत कमजोर लगती है जो आसानी से फूट सकती है। डॉक्टर वेगापंक ने तुरंत उन्हें गारंटी दी और भरोसा दिलाया कि ये बबल बिल्कुल नहीं फूटेगा, क्योंकि ये चीज बिल्कुल वैसी ही बबल शील्ड है जो मार्क 3 पैसिफिस्टा में लगी होती है। एस स्नेक ने बस इतना एश्योर किया, हमें तुम्हें मारने का कोई कमांड नहीं मिला है, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। ये गारंटी मिलने के बाद ही सीपी शूट के मेंबर्स को थोड़ी तसल्ली मिली। तभी फ्रैंकी को अचानक याद आया कि उसे एस स्नेक को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि एस स्नेक ने ही उनका पेट्रिफिकेशन हटाया था। ये सुनकर डॉक्टर वेगापंक बहुत ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि डॉक्टर वेगापंक ने एस स्नेक के अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम सेट ही नहीं किया था। एक किलिंग मशीन होने के नाते ये एक ऐसा काम था जो एस स्नेक को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एक किलिंग मशीन अपने दुश्मनों को ढील कैसे दे सकती है? इसका जवाब यह है कि अगर दुश्मन कोई और होता तो जाहिर है एस स्नेक ऐसा नहीं करती, लेकिन बात जब योंको लूफी की हो तो केस एकदम अलग है। एस स्नेक ये बताने में शर्मा रही थी कि उसने सिर्फ लूफी की रिक्वेस्ट पर ही वो पेट्रिफिकेशन हटाया था। हैनकॉक, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुमसे इसे ठीक करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। चूंकि एस स्नेक का ओरिजिनल बेस पायरेट एम्प्रेस बोआ हैनकॉक है, इसलिए उसके लिए हाईएस्ट कमांड अथॉरिटी शायद डॉक्टर वेगापंक नहीं बल्कि लूफी है। लूफी के लिए ये प्यार शायद एस स्नेक को बोआ हैनकॉक से मिला है, जो सीधे उसके डीएनए में छपा हुआ है। जिम्बे भी ये नजारा देखकर हैरान था। इतनी सख्त मिजाज वाली पायरेट एम्प्रेस हैनकॉक लूफी के सामने इतनी सॉफ्ट कैसे हो सकती है? यहां तक कि क्लोनिंग से बनी एस स्नेक का भी बिल्कुल यही हाल है। डॉक्टर वेगापंक का इस बात पर कुछ और ही सोचना था। डॉक्टर वेगापंक तुरंत घूमे और अपनी छोटी सी नोटबुक निकालकर पागलों की तरह नोट्स बनाने लगे। सिर्फ लूफी ही था जो कुछ नहीं सोच रहा था। लूफी बस लगातार एस स्नेक को थैंक्स बोल रहा था। सच में तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स हैनकॉक, थैंक्स। अब इतनी तारीफें एस स्नेक से कहां बर्दाश्त होने वाली थी। जल्दी ही सबको रियलाइज हुआ कि उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब तक कम्युनिकेशन सिस्टम तो ठीक हो चुका था, लेकिन वो लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले फ्रंटियर डोम का बैरियर नहीं खोल पा रहे थे। ये देखकर गद्दार सैटेलाइट यॉर्क बहुत ज्यादा खुश होने लगी, क्योंकि उस फ्रंटियर डोम का पासवर्ड यॉर्क ने ही सेट किया था और यॉर्क ने वो पासवर्ड
पंक रिकॉर्ड्स में सिंक नहीं किया था और ना ही यॉर्क वो पासवर्ड किसी और को बताने वाली थी। ये सुनते ही सबसे ज्यादा गुस्से वाली सैटेलाइट लिलिथ का दिमाग खराब हो गया। लिलिथ का बस चलता तो वो उसी वक्त यॉर्क को बुरी तरह पीट देती। अब स्ट्रॉ हैट क्रू को सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल लगने लगी थी, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एगहेड आइलैंड को घेरने के लिए मरीन्स को भेज दिया था। वो मरीन्स कभी न कभी आइलैंड पर जबरदस्ती घुसी आएंगे। अभी के लिए फ्रंटियर डोम का बैरियर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये बैरियर नहीं खुला तो वो लोग यहाँ से एस्केप भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि वो बस मौत का इंतजार करने के लिए मजबूर है। ये भी एक तरह की कैद ही है। कोने में बैठा रॉब लुच्ची बिल्कुल चुप था, लेकिन असल में रॉब लुच्ची सबकी हरकतों पर नजर रखे हुए था और चुपचाप सारी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहा था। ठीक उसी वक्त स्टूसी रिसर्च लैब में वापस आई और एक खबर लेकर आई कि मरीन्स की 100 वॉरशिप्स और 30,000 सोल्जर्स ने एगहेड आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया है। इस न्यूज ने बिना किसी शक के सबका मूड और ज्यादा भारी कर दिया। सिर्फ सांजी ही था जिसे कोई परवाह नहीं थी। सांजी अपने ठरकी अंदाज में स्टूसी के आगे पीछे घूमकर स्टूसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इधर डॉक्टर वेगापंक ने जल्दी से नामी से पूछा कि क्या नामी ने डिसाइड किया है कि उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगी। नामी ने बताया कि उसके लॉग पोस्ट की मैग्नेटिक फील्ड अभी पूरी तरह चार्ज नहीं हुई है, लेकिन एक लॉग पोस्ट है जो वानो कंट्री में चार्ज हुआ था और शायद वो काम कर जाए। तो सब कुछ देखकर यही समझ आ रहा था कि उनके अगले स्टॉप के लिए एल्बाफ, जो कि जायंट्स का आइलैंड है, वही सबसे बेस्ट जगह रहेगी। जब लूफी को पता चला कि वो फाइनली जायंट्स के आइलैंड पर जा सकेगा और उन दो बहादुर जायंट्स डोरी और ब्रोगी से दोबारा मिल सकेगा, तो लूफी बहुत ज्यादा खुश हो गया। लूफी खुशी के मारे उसोप को गले लगाकर जोर जोर से उछलने लगा। इस वक्त पूरा एगहेड आइलैंड मरीन से घिरा हुआ था, इसलिए पोर्ट से जहाज लेकर निकलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। डॉक्टर वेगापंक ने एक प्लान बनाया और डिसाइड किया कि वो लोग आइलैंड के पीछे वाले रास्ते से वेगा फोर्स 01 का यूज करके उड़ते हुए बाहर निकलेंगे और मरीन की घेराबंदी को तोड़ देंगे। लेकिन इस वेगा फोर्स 01 रोबोट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये सिर्फ एगहेड आइलैंड के लो एल्टीट्यूड एरिया में ही उड़ सकता था। अपनी रेंज से बाहर जाते ही वेगा फोर्स 01 क्रैश हो जाता। हालांकि फ्रैंकी ने तुरंत कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहां तक उड़ने के बाद वो लोग आगे जाने के लिए 1000 सनी के कूप डे बर्स्ट हवा का धमाका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनते ही डॉक्टर वेगापंक की आंखें चमक उठी। इस हिसाब से देखा जाए तो ये प्लान बिल्कुल काम करेगा। अब बस फाइनल एक्शन लेना बाकी था। ओके, लेकिन सबसे पहले फ्रंटियर डोम को अनलॉक करना होगा और मैं तुम्हें पासवर्ड नहीं बताऊंगी। डॉक्टर वेगापंक और उनके सैटेलाइट्स तुरंत काम पर लग गए और सब मिलकर यॉर्क के सेट किए हुए पासवर्ड को हैक करने की कोशिश करने लगे। वहीं दूसरी तरफ लूफी, फ्रैंकी, लिलिथ और जूलरी बोनी ये चारों शिप रेडी करने चले गए। लूफी ने नोटिस किया कि जूलरी बोनी का मूड अब काफी अच्छा लग रहा था। जूलरी बोनी जोर से हंसी। हाँ, अब मैं डॉक्टर वेगापंक को नहीं मारूंगी। ऐसा लग रहा था कि जूलरी बोनी ने फाइनली अपने दिल का वो बोझ उतार दिया था जो जूलरी बोनी को इतने टाइम से परेशान कर रहा था। और ठीक उसी वक्त मरीन्स को रॉब लुच्ची का भेजा हुआ मैसेज भी मिल गया। एडमिरल किजारू ये इंटेल लेकर सेंट जेगार्शिया सैटर्न से मिलने गए। रॉब लुच्ची ने एगहेड आइलैंड का पूरा मैप और सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर भेज दी थी। सैटर्न के दिमाग में पहले से ही एक प्लान चल रहा था। सैटर्न को पता था कि एगहेड आइलैंड का फ्रंटियर डोम एक लेजर बीम इंजन सिस्टम है और इस सिस्टम को पार करने के लिए सबसे सूटेबल इंसान एडमिरल किजारू ही हैं। आखिर एडमिरल किजारू की डेविल फ्रूट पावर ही लाइट में बदल जाने की है। लेकिन एडमिरल किजारू इस तरह छुपकर एगहेड आइलैंड में एंट्री नहीं लेना चाहते थे। आखिर नीचे सेंतोमारू एगहेड आइलैंड को गार्ड कर रहा था। सेंतोमारू को इस तरह चुपचाप चकमा देकर जाना एडमिरल किजारू के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होती। हालांकि एडमिरल किजारू एक कॉर्पोरेट स्लेव हैं, लेकिन एडमिरल किजारू की अपनी भी कोई इज्जत है। नीचे सेंतोमारू की तरफ सी बीस्ट वेपन्स की एक पूरी फौज और 50 पैसिफिस्टा बाहर मरीन्स के सामने डटे हुए थे। इस वक्त दोनों साइड्स के बीच एक महायुद्ध बस शुरू होने ही वाला था। ये सब सुनकर सैटर्न को भी थोड़ा सिरदर्द होने लगा, लेकिन इस बार लड़ना तो जरूरी था। एगहेड आइलैंड पर लैंड करना ही होगा और डॉक्टर वेगापंक को पकड़कर खत्म करना ही होगा। ऑर्डर मिलने के बाद एक वफादार मरीन होने के नाते एडमिरल किजारू को ये काम करना ही था। एडमिरल किजारू के एक कमांड पर
मरीन की कैनन्स ने सी बीस्ट वेपन्स को लॉक कर लिया। चूंकि एडमिरल किजारू छुपकर अंदर नहीं जाना चाहते थे और ना ही सेंतोमारू को इग्नोर करके जाना चाहते थे, तो एडमिरल किजारू के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब एडमिरल किजारू को सेंतोमारू से भिड़ना ही होगा। ये दो मर्दों के बीच की एक रियल फाइट होगी। यातानो कगामी। एडमिरल किजारू ने 30,000 मरीन्स को लीड करते हुए एगहेड आइलैंड में धाकड़ एंट्री ली। पैसिफिस्टा का कंट्रोल छीनने के लिए एडमिरल किजारू को सेंतोमारू को हराना ही होगा और उसके बाद डॉक्टर वेगापंक का शिकार करना होगा। भले ही एडमिरल किजारू एगहेड आइलैंड में किसी तूफान की तरह घुस आए थे, लेकिन अपने भतीजे सेंतोमारू के सामने एडमिरल किजारू जानबूझकर खुद को काफी कंट्रोल कर रहे थे। इसके अलावा सेंतोमारू भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, इसलिए दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही थी। ये साफ दिख रहा था कि शुरुआत में एडमिरल किजारू ने सेंतोमारू पर कोई जानलेवा हमला नहीं किया, बल्कि एक बड़े बुजुर्ग की तरह अब सेंतोमारू की परवाह करते हुए लड़ रहा था। इतने सालों बाद भी इस बच्चे की जिद बिल्कुल वैसी ही है। किजारू एक बड़े बुजुर्ग की तरह सेंतोमारू की परवाह करते हुए लड़ रहा था। इतने सालों बाद भी इस बच्चे की जिद बिल्कुल वैसी ही है। ये कहकर किजारू ने एक जोरदार किक मारी। सेंतोमारू भी सी बीस्ट वेपन्स को संभालने में लगा हुआ था, जो उसके लिए बस पसीना बहाने जैसा था। ऐसा लग रहा था कि मरीन के जवान उस हिप्पो मॉन्स्टर के बड़े से जबड़े का शिकार बन ही जाएंगे। तभी एकदम क्रिटिकल मोमेंट पर वाइस एडमिरल रेड किंग ने हवा में छलांग लगा दी और सबसे आगे आकर सी बीस्ट वेपन पर सीधा चार्ज कर दिया। कुछ पैसिफिस्टा ने वाइस एडमिरल रेड किंग को नोटिस कर लिया और तुरंत उनकी तरफ घूमकर लेजर बीम फायर कर दी, लेकिन वाइस एडमिरल डॉल के रिफ्लेक्सेस कहीं ज्यादा तेज थे। वाइस एडमिरल डॉल ने हवा में उछलकर एक जोरदार किक से पैसिफिस्टा को नीचे गिरा दिया। ये वाइस एडमिरल डॉल की तरफ से एकदम वन साइडेड डोमिनेशन था, जिससे पैसिफिस्टा को पलटवार करने का कोई चांस ही नहीं मिला। साबाउडी आर्कीपेलेगो वाले पुराने दिनों की बात करें तो उस वक्त किजारू ने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एकदम कॉर्नर कर दिया था। तब किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। किसने सोचा था कि 2 साल गुजर जाने के बाद यहां एक बार फिर से किजारू का सामना होगा। अब सबके मन में फीलिंग्स काफी मिक्स्ड हैं। इस बीच किजारू और सेंतोमारू की फाइट अब एकदम पीक पर पहुंच चुकी है। डॉक्टर वेगापंक अपने बॉडीगार्ड सेंतोमारू को हारता हुआ देखकर काफी गिल्टी फील कर रहे हैं। डॉक्टर वेगापंक को उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन खुद किजारू होगा। अब अगर सेंतोमारू फाइट छोड़कर भाग भी जाए तो डॉक्टर वेगापंक को कोई एतराज नहीं होगा। गिल्ट में आकर डॉक्टर वेगापंक ने डिक्रिप्शन का काम भी बीच में ही छोड़ दिया है। तभी एडिसन और एटलस ने डॉक्टर वेगापंक को रिमाइंड कराया कि अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी डिक्रिप्शन को पूरा करना है। फ्लैशबैक की बात करें तो बचपन में सेंतोमारू हमेशा भूखा रहता था। सेंतोमारू की इसी मासूमियत ने किजारू और डॉक्टर वेगापंक दोनों का दिल जीत लिया था। इसीलिए डॉक्टर वेगापंक ने सेंतोमारू को अपने पास बतौर बॉडीगार्ड रखने का फैसला किया, ताकि कम से कम इस बच्चे को पेट भर खाना तो मिल सके। किजारू कभी नहीं भूल सकता कि कैसे छोटा सा सेंतोमारू बड़ी मासूमियत से किजारू को अंकल बुलाता था। इसी वजह से अब सेंतोमारू पर हाथ उठाते हुए भी किजारू को डर लग रहा है। दूसरी तरफ अब जोरो ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। असल में जोरो को रॉब लुच्ची द्वारा किजारू से की गई बातों का पता चल गया था, इसीलिए उसने लुच्ची पे अटैक कर डाला। गुस्से में आकर जोरो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जोरो और सामने वाले की पावर आपस में ऐसे टकराई कि चारों तरफ तबाही मच गई। बाकी लोगों को खून खराबे से बचाने के लिए जोरो ने लुच्ची को धक्का देकर लैब के बाहर धकेल दिया, ताकि दोनों बाहर लड़ सकें। उसी वक्त किजारू को वेगा फोर्स 1 दिख गया। अब किजारू को समझ आ गया था कि सन्नी गो शिप पोर्ट पर क्यों नहीं है। किजारू के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले। उसने सीधे कहा कि लूफी में तमीज नहीं है, लेकिन लूफी पहले से ही फाइट के लिए एकदम तैयार था, 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब एक जबरदस्त बैटल शुरू हो चुकी है। क्या सच में लूफी के पास किजारू जैसे हद से ज्यादा ताकतवर और चालाक दुश्मन को हराने का कोई प्लान है? इस बीच रेवोल्यूशनरी आर्मी ने मैरी जोआ से जिस बासोलोम्यू कुमा को रेस्क्यू किया था, उसका कामाबाका किंगडम में रिपेयरिंग का काम चल रहा था। लेकिन अचानक कुमा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और शरीर में लगी सारी ट्यूब्स को खींचते हुए वहां से जाने लगा। कोआला ये देखकर बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से पूछने लगी कि कुमा कहाँ जा रहा है। क्या इस क्रिटिकल सिचुएशन में कुमा का ऐसे बिना सोचे समझे मूव करना ठीक है? इस बोलते हुए लावे से भरा एक पंच सिमनान सीधे कुमा के सिर को चीरता हुआ निकल गया। चारों तरफ खून ही खून बहने लगा। कुमा के सिर से धुआं तक निकल रहा था। फिर भी बिना किसी दर्द या होश के
कूमा बस आगे की तरफ भागता रहा। फ्लीट एडमिरल अकाइनू के लावे वाले मुक्के कूमा पर किसी उल्का पिंडों की बारिश की तरह बरस रहे थे। कूमा के पैर बहुत जल्दी उस खौलते हुए मैग्मा में पिघलने लगे थे, पर इतनी भयानक चोट के बावजूद कूमा के कदम नहीं रुके। कूमा ने अपनी पॉपॉ फ्रूट की पावर का इस्तेमाल किया और एक ही झटके में खुद को वहां से दूर हवा में उड़ा लिया। ये सब अपनी आंखों के सामने होता देखकर अकाइनू को तुरंत अपनी और जूलरी बोनी की वो पुरानी बातचीत याद आ गई। उस वक्त बोनी एक ऐसे आइलैंड पर कैद थी जो आग की लपटों से घिरा था। अकाइनू ने बोनी को वो कड़वा सच बता दिया था कि अब कूमा की खुद की कोई कॉन्शियसनेस वापस नहीं आ सकती। कूमा अपनी मर्जी से एक फाइटिंग मशीन बना है, लेकिन बोनी किसी भी कीमत पर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। मरते दम तक मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगी। लेकिन बोनी के लिए यह नामुमकिन था कि कूमा बस यूं ही अपनी जान दे देगा, किसी अनजान जगह जाएगा। पीछे खड़े सेलेस्टियल ड्रैगन्स अभी भी फ्लीट एडमिरल अकाइनू को लगातार ताने मार रहे थे, लेकिन अकाइनू ने पलटकर एक शब्द का भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। अकाइनू के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कूमा जा कहाँ रहा है। यहाँ बैटलफील्ड का पूरा सीन एकदम 180 डिग्री पलट चुका था। एडमिरल किजारू ने लूफी की तरफ देखा। सच में जिस बंदे ने कैडो को हराया हो वो कोई मामूली मुसीबत तो नहीं हो सकता, लेकिन किजारू को इस बात की भी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि एक पायरेट होकर लूफी आखिर डॉक्टर वेगापंक को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। किजारू ने कहा कि वो और डॉक्टर वेगापंक तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, भला किजारू उन्हें क्यों मारना चाहेगा। दोनों के बीच बात चल ही रही थी कि लूफी ने अटैक कर दिया, लेकिन किजारू की स्पीड एकदम बिजली जैसी थी। किजारू ने लूफी के हर एक पंच और हर एक अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर दिया। फिर किजारू एक लाइट की बीम में बदलकर सीधे आसमान की तरफ उड़ गया, लेकिन आखिरकार लूफी उस जानलेवा हमले से नहीं बच पाया और किजारू के तेज लाइट अटैक ने लूफी को दूर हवा में उड़ा दिया। उसी वक्त वेगा फोर्स 1 बड़े आराम से सन्नी को शिप को उठाकर आगे ले जा रहा था। तभी पीछे से आती एक चकाचौंध करने वाली गोल्डन लाइट ने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने एक विनाशकारी आपदा का सामना किया। शिप पर मौजूद सब लोग तो बाल बाल बच गए, लेकिन उस रोबोट को कबार के ढेर में बदलता देख सबका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। किजारू ने बड़े प्यार से बोनी की तरफ देखा। किजारू ने पूछा, क्या तुम डॉक्टर वेगापंक से नफरत नहीं करती थी? लेकिन बोनी जिस गुस्से से किजारू को घूर रही थी वो एकदम अलग था। अब बोनी के मन में डॉक्टर वेगापंक के लिए कोई नफरत नहीं थी, बल्कि अब बोनी अगर किसी की जान लेना चाहती थी तो वो सामने खड़ा किजारू ही था। बोनी ने तुरंत पलटकर किजारू पर हमला किया, लेकिन किजारू ने बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लिया। किजारू ने कहा कि वो अपने मिशन के अलावा किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर बस चलता तो वो डॉक्टर वेगापंक को भी चोट नहीं पहुंचाता। इतना कहते ही किजारू ने एक जोरदार किक मारकर बोनी को हवा में उड़ा दिया। ये देखकर फ्रैंकी का दिमाग खराब हो गया और तभी किजारू अचानक वहां से गायब हो गया। फ्रैंकी ने जल्दी से अपने क्रू मेंबर्स को कॉल लगाया ताकि उन्हें किजारू से अलर्ट कर सके, लेकिन फ्रैंकी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी डॉक्टर वेगापंक की तरफ से खुशी की आवाज आई। उन्होंने आखिरकार डिफेंस सिस्टम का पासवर्ड क्रैक कर लिया था। अब वो सब वहां से निकल सकते थे। डॉक्टर वेगापंक ने पूछा कि क्या वेगा फोर्स 1 और शिप दोनों को आइलैंड के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा दिया गया है। तभी एक चुभने वाली चमक के साथ एक बहुत ही इरिटेटिंग आवाज गूंज उठी। ये लूफी का लेजेंडरी गियर 5 फॉर्म था, जो उसके डेविल फ्रूट के अवेकनिंग का रिजल्ट था। इसे दुनिया की सबसे ऊटपटांग और बेतुकी ताकत कहा जाता है। उधर 5 एल्डर्स में से एक सेंट जेगार्शिया सैटर्न ने एगहेड आइलैंड पर कदम रख दिया था। अब डॉक्टर वेगापंक को बचाने की ये जंग अपने सबसे मुश्किल और खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची थी। बोनी को बचाने के लिए डॉक्टर वेगापंक अपनी भारी भरकम 2 व्हीलर मशीन वेगा टैंक 8 में बैठकर रिसर्च लैब से तेजी से नीचे की तरफ भागे। जैसे ही वेगा टैंक फ्रंटियर डोम के बैरियर से टकराने वाला था, एडिसन ने एकदम फुर्ती दिखाते हुए डोम के डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा डीएक्टिवेट कर दिया। मरीन के जवानों ने दूर से ही डॉक्टर वेगापंक के मूवमेंट को स्पॉट कर लिया था। अनगिनत राइफलें आसमान की तरफ तन गईं और उधर पैसिफिस्टा भी वेगा टैंक को तबाह करने के लिए एकदम रेडी थे। उसी वक्त एटलस उस मशीन से बाहर निकली और हवा में लटकते हुए पूरे आइलैंड के पैसिफिस्टा को जोर से नया ऑर्डर दिया। डॉक्टर वेगापंक की तरफ से, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स बदल रही हूं। आइलैंड के सारे मरीन सोल्जर्स को खत्म कर दो। डॉक्टर वेगापंक ने पैसिफिस्टा के लिए जो अथॉरिटी का सिस्टम सेट किया था, उसके हिसाब से डॉक्टर वेगापंक और उनके क्लोन्स की कमांड सिर्फ 5 एल्डर्स से नीचे आती थी। इसलिए एटलस के ऑर्डर ने मरीन की पिछली कमांड को ओवरराइड कर दिया। सारे पैसिफिस्टा मार्क 3 ने
तुरंत अपना टारगेट बदल लिया। अब मरीन उनका दुश्मन बन चुके थे और उन्होंने पूरी ताकत से मरीन फोर्सेस का सफाया करना शुरू कर दिया। इससे आइलैंड पर मौजूद मरीन सोल्जर्स के बीच तुरंत भारी तबाही और अफरा तफरी मच गई। हवा से नीचे आती हुई उस 2 व्हीलर मशीन को देखकर मरीन सोल्जर्स गुस्से से दांत पीस रहे थे। वो मरीन सोल्जर्स डॉक्टर वेगापंक को गालियां दे रहे थे और उन्हें कमीना बुला रहे थे, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। बिल्कुल भी सुपर न लगने वाले फ्रैंकी ने जोर से हंसते हुए पैसिफिस्टा की तारीफ की और कहा कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन तभी वेगा के हवा में होने पर कुछ भयंकर टर्बुलेंस हुए, जिसने फ्रैंकी को काफी बेचैन कर दिया। मशीन को सीधे 180 डिग्री पर जमीन की तरफ गिरता देखकर फ्रैंकी को लगा, क्या सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये तो किसी क्रैश लैंडिंग जैसा लग रहा है। डॉक्टर वेगापंक ने मशीन का स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ रखा था और उन्होंने इजेक्ट न कर पाने वाले फ्रैंकी को शॉर्ट में एक साइंस का फैक्ट समझाया। आइलैंड क्लाउड्स में आपस में चिपकने की प्रॉपर्टी होती है। इस मशीन के टायर भी आइलैंड क्लाउड से ही बने हैं, इसलिए ये बादलों पर चिपक कर चलेगी और नीचे नहीं गिरेगी। नीचे मरीन सोल्जर्स के बीच मची अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए डॉक्टर वेगापंक ने एटलस से जल्दी से बोनी को ढूंढने के लिए कहा। डॉक्टर वेगापंक को फिक्र थी कि बोनी इस वक्त पक्का अकेली डर रही होगी। एटलस ने मशीन से बाहर झांककर जोर जोर से बोनी का नाम पुकारना शुरू किया। सांजी ने भी बाहर झांककर एटलस की मदद की और साथ ही अपना लेडी रडार ऑन कर लिया। नीचे उस अफरा तफरी वाले बैटलफील्ड को देखते हुए सांजी ने वन पीस की दुनिया का अपना सबसे यूनिक ऑब्जर्वेशन हाकी इस्तेमाल किया। सांजी ने अपनी पूरी जान और अपना सारा फोकस बोनी को ढूंढने में लगा दिया। उस बैटलफील्ड में हजारों परछाइयों के बीच सांजी ने तुरंत बोनी की परछाई को लॉक ऑन कर लिया। एटलस ने कहा कि उसे तो चारों तरफ बस मरीन सोल्जर्स ही नजर आ रहे हैं, बोनी तो कहीं नहीं दिख रही। फ्रैंकी को भी सांजी की बात पर डाउट हुआ, लेकिन सांजी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मेरा लेडी रडार आखिर कब गलत हुआ है? मीलों दूर से भी ये तुरंत लॉक ऑन कर लेता है, इसकी एक्यूरेसी 100% है। डॉक्टर वेगापंक ने सांजी की इस बात पर भरोसा करने का फैसला किया। हालांकि ये बात साइंस से ज्यादा किसी जादू या मिस्ट्री जैसी लग रही थी, लेकिन कभी कभी साइंस और मिस्ट्री के बीच की लाइन बहुत धुंधली होती है। सांजी उस 2 व्हीलर मशीन से बाहर निकल आया। ये मशीन सांजी की स्पीड और एक लेडी के पास पहुंचने की उसकी बेताबी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। सांजी सीधे मशीन से नीचे कूद गया और तेजी से बैटलफील्ड की तरफ भागने लगा। सांजी का एक्शन अब शुरू हो गया है। इसी बीच अंधेरे में छुपकर बैठी बोनी ने जब देखा कि पैसिफिस्टा अब उनके सपोर्ट में आ गए हैं, तो बोनी ने थोड़ी राहत की सांस ली। तभी अचानक एक खतरनाक किक बोनी की तरफ आई, लेकिन शुक्र है कि बोनी के पास बैटलफील्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसलिए बोनी ने फुर्ती से उस हमले को चकमा दे दिया। मरीन हेडक्वार्टर्स के वाइस एडमिरल पोम्स्की ने अपने हथियार के साथ मरीन सोल्जर्स की एक बड़ी फौज लेकर बोनी को चारों तरफ से घेर लिया था। मरीन सोल्जर्स ने अपनी बंदूकें तानकर बोनी पर फायरिंग शुरू कर दी। बोनी ने तेजी से झुककर अपनी पोजीशन बदली और सारी गोलियों से बच निकली। इसके बाद बोनी ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसमें अपने डेविल फ्रूट की पावर को यूज करके मरीन सोल्जर्स पर फायर कर दिया। ये उसके एजेज फ्रूट का नियर डेथ एक्सपीरियंस अटैक था। ये अटैक टारगेट को लगने पर कोई फिजिकल चोट तो नहीं पहुंचाता, लेकिन जिसका भी इस अटैक से सामना होता है उसे ऐसा फील होता है जैसे वो बुढ़ापे से गुजरकर कंकाल बन गया हो और फिर तुरंत नॉर्मल हो जाता है। ये अटैक दुश्मन के दिमाग में मौत को करीब से देखने का एक भयंकर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा छोड़ देता है। मरीन सोल्जर्स को लगा जैसे वो ब्रुक की तरह कंकाल बन गए हैं। डर के मारे सारे सोल्जर्स जमीन पर गिर पड़े और कांपने लगे। बाल बाल बचे, लगा जैसे नर्क के दरवाजे तक पहुंच गए थे। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर बोनी तेजी से वहां से भाग निकली, लेकिन वाइस एडमिरल पोम्स्की से पीछा छुड़ाते ही आगे बोनी का सामना। कंफ्यूजन का फायदा उठाकर बोनी तेजी से वहां से भाग निकली, लेकिन वाइस एडमिरल पोम्स्की से पीछा छुड़ाते ही आगे बोनी का सामना सीधे एक पैसिफिस्टा से हो गया। इस वाले पैसिफिस्टा को मरीन हेडक्वार्टर्स की वाइस एडमिरल ब्लू ग्रास कंट्रोल कर रही थी। वाइस एडमिरल ब्लू ग्रास ने राइड फ्रूट खाया है, जिससे वो किसी भी चीज की सवारी करके उसे कंट्रोल कर सकती है। इसी पावर की वजह से अथॉरिटी कमांड को बाईपास करके वाइस एडमिरल ब्लू ग्रास सामने खड़े इस पैसिफिस्टा को
पूरी तरह कंट्रोल कर पा रही थीं। वाइस एडमिरल ब्लू ग्रास के कंट्रोल में उस पैसिफिस्टा ने अपना मुंह बोनी की तरफ घुमाया और उसके मुंह में लेजर चमकने लगी। उस पल बोनी एकदम सुन्न पड़ गई। उस पैसिफिस्टा को देखकर बोनी को अपने पिता बैसोलोम्यू कूमा की याद आ गई। उन पुरानी और अच्छी यादों में खो जाने की वजह से बोनी वहां से हटना ही भूल गई। तभी ऐन मौके पर प्रिंस सांजी वहां पहुंच गया। सांजी ने बोनी को अपनी तरफ खींचा और पैसिफिस्टा के उस जानलेवा हमले से उसे बचा लिया। सांजी ने बोनी को समझाया कि ऐसे बीच जंग में सुन मत पड़ो। सांजी ने बताया कि उसने अभी अभी बोनी के पिता कूमा के बारे में सुना है, लेकिन ये एक बैटलफील्ड है, अगर तुम अपना दिमाग शांत नहीं रखोगी तो। सांजी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी पीछे से वाइस एडमिरल पोम्स्की अपना भारी भरकम हथौड़ा लेकर उनके ऊपर कूद पड़े। सांजी ने तुरंत बोनी को उठाया और वहां से भागने लगा। सामने दो मरीन वाइस एडमिरल्स खड़े थे और सांजी फालतू में फाइट को लंबा नहीं खींचना चाहता था। तभी सपोर्ट के लिए बाकी पैसिफिस्टा वहां आ गए और उन्होंने दोनों वाइस एडमिरल्स को उलझा लिया। उसी वक्त डॉक्टर वेगापंक अपनी 2 व्हीलर मशीन लेकर तेजी से वहां पहुंच गए। सांजी ने बोनी को गोद में लिया और फटाफट मशीन पे चढ़ गया। वहां से निकलते हुए भी बोनी पीछे मुड़कर उस पैसिफिस्टा को देखना नहीं भूली। दूसरी तरफ रिसर्च लैब के अंदर चॉपर, यूसोप और नामी ने इंजर्ड रॉबिन को एक सेफ जगह पे लिटा दिया था और वो सब वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी स्टूसी ने एडिसन से कहा कि वो यही रुकने वाली है क्योंकि स्टूसी को अभी कुछ काम निपटाने हैं। ये सुनकर एडिसन एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे एडिसन को समझ आ गया था कि स्टूसी का असली प्लान क्या है, लेकिन एडिसन ने कुछ ज्यादा नहीं कहा। जैसे एडिसन ने भी मन पक्का कर लिया हो, उसने तुरंत नामी और बाकी लोगों को जल्दी से निकलने के लिए कहा। यूसोप कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तब तक एडिसन वहां से काफी दूर भाग चुका था। नामी ने पीछे मुड़कर स्टूसी को देखा। स्टूसी ने नामी की तरफ देखकर एक स्माइल दी। नामी ने भी बदले ले में मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। उधर मरीन बैटलशिप पर 5 एल्डर्स में से एक सेंट जगार्शिया सैटर्न ने धीरे से अपनी रेड वाइन का ग्लास टेबल पे रखा। फिर सेंट सैटर्न अपनी जगह से खड़े हुए और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। टेबल पे रखे उस वाइन के ग्लास में एकदम से कंपन होने लगा और वाइन में लहरें उठने लगी। बैटलफील्ड की दूसरी तरफ जोरो और रॉब लुच्ची के बीच अभी भी जबरदस्त टक्कर चल रही है। जोरो ने अपनी तलवारों से एक स्लैश मारा, लेकिन लुच्ची उसे डॉज करके सीधा जोरो पे झपट पड़ा। जोरो ने ब्लॉक करके लुच्ची को पीछे धकेल दिया। लुच्ची अपने डेविल फ्रूट की पावर का फायदा उठाते हुए एकदम हाई स्पीड में मूव करने लगा ताकि अटैक करने का सही मौका ढूंढ सके। साथ ही लुच्ची ने जोरो को वार्निंग दी, तुम चाहे जितना जोर लगा लो कोई फायदा नहीं है, तुम मुझ जैसे टॉप फाइटर को नहीं हरा सकते। इस पर जोरो ने टशन में कहा, सच में तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। लुच्ची ने सही टाइटिंग का वेट किया और अपने पंजों को तेज ब्लेड जैसी शेप में बदलकर जोरो पे स्नीक अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जोरो तुरंत पलटा और एक जोरदार वार किया। लुच्ची अपने हाथ पैरों दोनों का इस्तेमाल करते हुए जोरो से भिड़ गया। जोरो ने लुच्ची को हवा में धकेलते हुए कहा, अभी जितना उछलना है उछल ले, बाद में तेरी बहुत बुरी हालत होने वाली है। इस बीच सबसे भयंकर फाइट लूफी और एडमिरल किजारू के बीच चल रही है। यहाँ का नजारा तो देखने लायक है। किजारू ने अपना यासाकानी नो मगातामा अटैक यूज किया और अनगिनत लाइट बुलेट्स की बारिश करते हुए लूफी पर हमला कर दिया, लेकिन लूफी उन हजारों लेजर बीम्स के बीच किसी मछली की तरह एकदम स्मूथली ग्लाइड करते हुए बच निकला। ये देखकर किजारू बोला, एक कॉर्पोरेट मजदूर की जान के पीछे क्यों पड़े हो भाई? लूफी ने तुरंत जवाब दिया, मुझे क्या परवाह। किजारू के लिए ये बड़ी सिरदर्दी बन गई थी। अगर किजारू ऐसे ही लूफी के साथ खेलता रहा तो उसका मिशन कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये सोचकर किजारू ने सीधे क्लोज रेंज में आकर लूफी के मुंह पर एक लाइट स्पीड किक मारी, लेकिन लूफी एकदम फुर्ती से हवा में उछल गया और उछलते उछलते उसने मजे में किजारू अंकल के पैर को भी छू लिया। उस लाइट स्पीड अटैक को इतनी आसानी से चकमा देना और किजारू के मिशन को फेल करना फिलहाल लूफी का सबसे बड़ा मोटिव था, लेकिन अब लूफी के चेहरे पर थकान साफ दिखने लगी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि उसका ये गियर 5 फॉर्म अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। बैटलफील्ड की ये भयंकर फाइट और उधर मरीन शिप पर मौजूद सेंट सैटर्न के सीन्स आपस में ऐसे क्रॉसकट हो रहे थे जैसे कोई बहुत ही ग्रैंड और विजुअल सिम्फनी चल रही हो। टेबल पर रखा रेड वाइन का ग्लास तेजी से कांपने लगा और आखिर में टेबल से नीचे गिरकर टूट गया। इसी के साथ वो सिम्फनी एकदम से रुक गई। अब इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट का टॉप लीडर पहली बार अपनी असली ताकत दुनिया को दिखाने के लिए तैयार था। किजारू को ये बात समझ आ गई थी
कि लूफी जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रहा है ताकि उसे उलझाए रख सके। ये देखकर कि इतनी जल्दी कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, किजारू ने और टाइम वेस्ट ना करने का फैसला किया। किजारू तुरंत एक लाइट बीम में बदलकर वहां से खिसक लिया, लेकिन लूफी भी कहां पीछे हटने वाला था। वो भी जिद में किजारू के पीछे पीछे भागने लगा। तभी अचानक एक ऐसा मनहूस और भयानक ऑरा फील हुआ जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह खतरनाक ऑरा एगहेड आइलैंड के पास खड़े उस सबसे बड़े मरीन शिप से ब्लास्ट होकर बाहर निकला था। आइलैंड पर मौजूद हर एक शख्स के हाथ पैर जहां थे वही रुक गए। इस भयानक ऑरा ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इसे समझाना मुश्किल था, लेकिन हर कोई एक जबरदस्त प्रेशर फील कर रहा था। इस ऑरा के फैलते ही आसमान में भी चारों तरफ से काले बादल छाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो काले बादल पूरे आइलैंड को कुचल के रख देंगे। उस मरीन शिप से सेंट सैटर्न अब गायब हो चुके थे। वो मनहूस ऑरा किसी तूफान की तरह एगहेड आइलैंड के हर एक इंसान को अपनी चपेट में ले रहा था। तभी आइलैंड पर एक बहुत ही भारी और तेज आवाज गूंज उठी। आइलैंड के सारे पैसिफिस्टा को सेंट सैटर्न का सीधा ऑर्डर मिल चुका था और उन्होंने तुरंत मरीन सोल्जर्स पर अपना अटैक रोक दिया। एटलस ने दोबारा पैसिफिस्टा को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। डॉक्टर वेगापंक को किसी बहुत बड़ी अनहोनी का एहसास होने लगा। एटलस को भी यह बात समझ आ गई कि अथॉरिटी के मामले में डॉक्टर वेगापंक को अगर कोई ओवरराइड कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गोरोसेई ही हैं। हवा के बीचों बीच अचानक एक काले रंग का बहुत बड़ा मकड़ी जैसा मॉन्स्टर दिखाई दिया जो सीधा स्क्रीन की तरफ आता लग रहा था। आइलैंड के एकदम सेंटर में अचानक एक जबरदस्त एनर्जी का ब्लास्ट हुआ। ये एनर्जी सीधे आसमान की तरफ उठी और जमीन पर एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बन गया। उस मैजिक सर्कल से काले रंग की बिजलियां फूट फूट कर निकलने लगी जो बिना किसी भेदभाव के हर तरफ फैल रही थी। पास खड़े मरीन सोल्जर्स डर के मारे अपना सिर पकड़कर इधर उधर भागने लगे ताकि किसी तरह अपनी जान बचा सके। सांजी को भी बहुत अनसेफ फील होने लगा और उसने डॉक्टर वेगापंक से जल्दी से फ्रंटियर डोम के ऊपर भागने के लिए कहा। डॉक्टर वेगापंक ने मशीन का एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। उनकी वो पुरानी 2 व्हीलर मशीन बादलों के रास्ते आसमान की तरफ चढ़ने की पूरी कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ मरीन फोर्सेस में मरीन हेडक्वार्टर्स के वाइस एडमिरल डोबरमैन ने एगहेड आइलैंड पर मौजूद सारे सोल्जर्स को एक सख्त वार्निंग अनाउंस की। आइलैंड पर मौजूद सभी मरीन सोल्जर्स ध्यान दें, गोरोसेई में से एक सेंट सैटर्न खुद एगहेड आइलैंड पर उतरने वाले हैं। किसी को भी उनकी तरफ देखने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर आइलैंड के सारे मरीन सोल्जर्स एकदम ब्लैंक हो गए। सच तो यह था कि वाइस एडमिरल्स तक में बहुत कम लोगों ने ही कभी किसी गोरोसेई को सामने से देखा था। अब सबको समझ आ रहा था कि गोरोसेई की एंट्री का स्वैग और खौफ किस लेवल का होता है। हालांकि वाइस एडमिरल डोबरमैन ने किसी को भी उधर देखने से मना किया था, लेकिन इंसानों की क्यूरियोसिटी को रोकना इतना आसान कहां है। एक बहुत ही पावरफुल हाकी उस मैजिक सर्कल के अंदर गिरी जिससे लगातार जबरदस्त ब्लास्ट होने लगे। डॉक्टर वेगापंक और उनके साथी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से ऊपर की तरफ भाग रहे थे। खुद डॉक्टर वेगापंक भी गोरोसेई की इस अचानक एंट्री से बुरी तरह शॉक्ड थे। उनके मन में यही ख्याल आ रहा था, क्या आज मेरी मौत पक्की है? बोनी ने डर के मारे खुद को कसकर जकड़ लिया। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। उस मैजिक सर्कल के बीच में से लगातार वो भयानक हाकी बाहर फूट रही थी। सर्कल के एकदम बीच से एक काला साया बाहर निकलने लगा। ये काला साया किसी चिपचिपे लिक्विड की तरह लगातार रेंगते हुए अपना शेप बदल रहा था। सांजी ने अचानक नोटिस किया कि उस मैजिक सर्कल के अंदर से कोई बहुत ही खूंखार चीज बाहर आने वाली है। उस काले चिपचिपे लिक्विड के अंदर से एक 8 पैरों वाले भयानक मॉन्स्टर ने अपना रूप लेना शुरू किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट की सुप्रीम पावर गोरोसेई में से एक वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस सेंट जेगार्शिया सैटर्न जमीन को नीचे देखते हुए अपने पूरे खौफनाक और डोमिनेटिंग अवतार के साथ धीरे धीरे उस मैजिक सर्कल से बाहर आ गए। उनके सिर पर बड़े बड़े घुमावदार सींग थे। सेंट जेगार्शिया सैटर्न और उनका नीचे का शरीर एकदम किसी मकड़ी जैसा था। ऐसा भयानक मॉन्स्टर पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। एक मरीन सोल्जर इस खौफनाक औरे से डरकर पीछे हटने लगा। डर के मारे उस सोल्जर के मुंह से निकल गया, वो क्या है? क्या वो सच में कोई मॉन्स्टर नहीं है? सेंट सैटर्न ने बस एक बार उस सोल्जर की तरफ घूर कर देखा और देखते ही देखते उस सोल्जर का सिर वही के वही ब्लास्ट हो गया। ये भयानक नजारा देखकर
साबो की वो पुरानी बात याद आ गई। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी पावर की जगह पर साक्षात नर्क देखा है। जब सांजी और बाकी सभी का पूरा ध्यान सेंट सैटर्न की तरफ था, तभी आसमान में एक बहुत ही तेज चमक उठी। एडमिरल किजारू वहां आ पहुंचा था। किजारू ने ऊपर से लाइट बीम से डॉक्टर वेगापंक पर स्नीक अटैक कर दिया। शुक्र है कि डॉक्टर वेगापंक का रिएक्शन तेज था और उन्होंने जल्दी से मशीन का स्टीयरिंग घुमा दिया। किजारू के उस अटैक ने आइलैंड के क्लाउड ब्रिज को चीर कर रख दिया। डॉक्टर वेगापंक की 2 व्हीलर मशीन उस क्लाउड ब्रिज से फिसल कर नीचे गिरने लगी, लेकिन किसी तरह वो लोग किजारू के उस लेजर बीम से बाल बाल बच गए। तभी लूफी अपने पैरों को एकदम आग के पहियों की तरह घुमाते हुए किजारू के पीछे पीछे वहां आ गया और उसने फाइट के लिए अपने बाइसेप्स को एकदम बड़ा कर लिया। किजारू ने एक लेजर फायर की जो सीधा लूफी के चेहरे को छूते हुए गुजरी। इससे लूफी की तो हवा ही टाइट हो गई और उसका चेहरा एकदम डर से पीला पड़ गया। तभी लूफी के दिमाग में एक मस्त और फनी आइडिया आया। अब तो गया। लूफी ने अपना जबरदस्त व्हाइट स्टार गन अटैक सीधा किजारू के सिर पर दे मारा। हालांकि किजारू ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन इस मुक्के ने किजारू को बहुत भारी डैमेज दिया। किजारू जमीन पर गिर पड़ा और फिलहाल हिलने डुलने की हालत में नहीं था। उसी वक्त सेंट सैटर्न की नजर भी नीका फॉर्म में मौजूद लूफी पर पड़ी, लेकिन अब तक लूफी का गियर 5 अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका था। लूफी की सांसें फूलने लगी और उसका शरीर सिकुड़कर एकदम कमजोर बुढ़े जैसा हो गया और फिर लूफी नीचे एक अंधेरे हिस्से में जा गिरा। उधर वेगा टैंक 08 भी बहुत जोर से जमीन पर क्रैश हुआ और टूटकर कबार बन गया। सांजी और बाकी लोग भी मशीन से बाहर आ गिरे। सेंट सैटर्न एकदम उनके सामने खड़े थे। सेंट सैटर्न ने नीचे डॉक्टर वेगापंक की तरफ देखा और कहा, मुझे लगा था कि तुम अब तक मारे जा चुके होगे, लेकिन तुम तो एकदम पागल इंसान हो। और दूसरी तरफ जैसे ही बोनी ने सेंट सैटर्न को देखा, बोनी को तुरंत अपने पिता बासोलोम्यू कुमा की याद आ गई। बोनी के दिल में नफरत का ऐसा ज्वालामुखी फटा कि उसका अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। बोनी ने खुद को सांजी की पकड़ से छुड़ाया, तेजी से एक तलवार उठाई और सीधा सेंट सैटर्न की तरफ दौड़ पड़ी और एक ही झटके में बोनी ने वो तलवार सेंट सैटर्न के सीने में घोंप दी। कुमा की कहानी असल में सेलेस्टियल ड्रैगन्स के राज में पिस रही इस दुनिया का एक बहुत ही दर्दनाक सच है। उधर वाइस एडमिरल डोबरमैन ने पूरी मरीन फोर्स को अनाउंस कर दिया कि सेंट सैटर्न एगहेड आइलैंड पर लैंड कर चुके हैं। वाइस एडमिरल डोबरमैन ने ऑर्डर दिया कि वाइस एडमिरल्स और रियर एडमिरल्स को छोड़कर बाकी सारे सोल्जर्स सेंटर एरिया से तुरंत दूर हट जाएं। आइलैंड पर मौजूद मरीन्स आसमान में कड़कती उन काली बिजलियों को देख ही रहे थे कि वाइस एडमिरल डोबरमैन का कमांड सुनते ही वे सब तेजी से आइलैंड के बाहरी हिस्से की तरफ इवैक्यूएट करने लगे। ज्यादातर मरीन्स ने 5 एल्डर्स को सिर्फ पोर्ट्रेट्स में ही देखा था। उनके लिए सेंट सैटर्न एकदम टॉप लेवल के लेजेंडरी फिगर थे। वे लोग सेंटर एरिया से तो दूर चले गए, लेकिन उनके अंदर क्यूरियोसिटी और खौफ दोनों था और वे उसी तरफ घूर रहे थे जहां से वो खौफनाक काली बिजलियां निकल रही थी। तब वेगापंक जोर से बोनी का नाम चिल्लाया। वेगापंक को बोनी की बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन वो बोनी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। इतने में वाइस एडमिरल डोबरमैन गैप्पो यूज करके मरीन बैटलशिप से एगहेड आइलैंड पर आ गए। सेंटर एरिया में पहुंचते ही वाइस एडमिरल डोबरमैन ने देखा कि बोनी ने अपनी तलवार सेंट सैटर्न के सीने में उतार दी है। ये देखते ही वाइस एडमिरल डोबरमैन ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और आसपास के ऑफिसर्स को कमांड दिया, सब लोग अपने वेपन्स रेडी रखो। सारे वाइस एडमिरल्स और रियर एडमिरल्स ने अपनी गन्स और स्वॉर्ड्स तान ली, बोनी को वहीं स्पॉट पर खत्म करने के लिए। सांजी की कर्ली आईब्रोज टेंशन से सिकुड़ गईं। सिचुएशन अब काफी डेंजरस लग रही थी, लेकिन बोनी पर इस सब का कोई असर नहीं हुआ। बोनी की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो गुस्से से सेंट सैटर्न को घूर रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी सेंट सैटर्न की आंखों से एक जानलेवा लाल रोशनी चमकी। सेंट सैटर्न के उस अटैक ने बोनी को सीधा हिट किया और बोनी हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरी। फिर सेंट सैटर्न ने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और छोटी सी बोनी को एक ही मुट्ठी में जकड़ लिया। सांजी फिर से बोनी चिल्लाया और सेंट सैटर्न की तरफ तेजी से डैश किया, लेकिन सेंट सैटर्न की आंखों में फिर से वो लाल चमक उठी और एक इनविजिबल शॉकवेव ने सांजी के सिर पर जोरदार वार किया। सांजी जमीन पर गिर पड़ा, अपना सिर पकड़े हुए, जिसमें से खून बह रहा था। शुक्र है कि सांजी के अंदर जर्मा का बुलेट प्रूफ लीनिएज फैक्टर था, इसलिए वो बच गया, वरना सांजी का हाल भी उसी बेचारे मरीन जैसा होता जिसका सिर फट गया था। इतने में सेंट सैटर्न ने अपने सीने से वो तलवार बाहर खींच ली। देखते ही देखते
सेंट सैटर्न का घाव भर गया और खून का नामो निशान तक गायब हो गया। वाइस एडमिरल डोबरमैन का दिमाग एकदम क्लियर था। वो सिर्फ तमाशा नहीं देख रहे थे। वाइस एडमिरल डोबरमैन ने ऑर्डर पास किया, यही मौका है, वेगापंक और बाकी सबको अरेस्ट कर लो। ऑर्डर मिलते ही सारे वाइस एडमिरल्स और रियर एडमिरल्स एक साथ आगे बढ़े और वेगापंक की टीम को घेरने लगे। तभी सेंट सैटर्न ने एक भारी आवाज में टोका, जिससे सारे मरीन ऑफिसर्स वही के वही रुक गए। सेंट सैटर्न ने मरीन ऑफिसर्स को अपनी अपनी पोजीशन पर स्टैंड बाय रहने का ऑर्डर दिया। इतनी पैनिक क्यों कर रहे हो? ये लोग अब कहीं भागकर नहीं जा सकते। मरीन्स ने बात मान ली और बिना कोई जल्दबाजी दिखाए वहीं खड़े होकर अटैक के लिए रेडी रहे। फिर सेंट सैटर्न की नजर पास ही जमीन पर गिरे हुए किजारू पर पड़ी। किजारू का इस तरह से कामचोरी करना सेंट सैटर्न को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। सेंट सैटर्न ने किजारू को डांटते हुए कहा कि एडमिरल किजारू की कैपेबिलिटीज के हिसाब से इस बार काम बहुत ही ज्यादा स्लो हुआ है। किजारू अपना चेहरा हाथों से ढके हुए वहीं जमीन पर लेटा रहा। किजारू काफी एग्जॉस्टेड लग रहा था। किजारू ने माफी मांगते हुए कहा कि सेंट सैटर्न की डांट के खिलाफ उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन वो सच में कोई बहाना नहीं बना रहा। बस थोड़ी सी कसर रह गई थी, वरना किजारू हिलने डुलने लायक भी नहीं बचता। फिर सेंट सैटर्न ने बगल में पड़े उस बुढ़े लुफी की तरफ देखा। ये वही निका था जिसने एक मरीन एडमिरल के भी पसीने छुड़ा दिए थे। एक बेहद ही डेंजरस एंटिटी। लुफी जोर जोर से हाँफ रहा था। तभी सेंट सैटर्न ने अपनी मकड़ी वाली टांग उठाई और लुफी को कुचलने के लिए नीचे की तरफ वार किया। एन उसी वक्त फ्रैंकी ने एक जोरदार मुक्का मारा। वो मुक्का सीधा लुफी को लगा, जिससे लुफी वहां से छिटक कर दूर जा गिरा और कुचले जाने से बच गया। सेंट सैटर्न ने फ्रैंकी की तरफ घूर कर देखा। फ्रैंकी ने लुफी को खींचकर अपने पास कर लिया। दुनिया के टॉप पर बैठे सेंट सैटर्न को सामने देखकर भी फ्रैंकी के चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था, बल्कि फ्रैंकी तो आधे मजाकिया और ताने वाले अंदाज में जोक मार रहा था। सेंट सैटर्न ने फ्रैंकी की बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। सेंट सैटर्न ने एक नजर लुफी पर डाली और फिर बोनी की तरफ देखा। तुम दोनों का इस जंग में शामिल होना सच में मेरी उम्मीद से एकदम बाहर था, लेकिन अब ये एक ऐसा नाउमीदी वाला आइलैंड बन चुका है जिसे मरीन बैटलशिप्स ने चारों तरफ से घेर रखा है। अगर सच में तुम्हारी किस्मत में यहाँ से बचकर निकलना लिखा है तो मैं भी वो नजारा देखना चाहूंगा। फिर सेंट सैटर्न ने वेगापंक की तरफ देखा। हालांकि वेगापंक की गद्दारी से थोड़ी निराशा जरूर हुई थी, लेकिन फिर भी सेंट सैटर्न ने मरीन फोर्स के लिए किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए वेगापंक की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। तो अब सबसे पहले कौन मरेगा? चलो इसका एक ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपोज करने का यही अंजाम है, तुम पछताते हुए मरोगे। सेंट सैटर्न ने अपनी उस इनविजिबल टेक्निक से लुफी को हवा में उड़ा दिया। बोनी ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। सेंट सैटर्न ने बोनी को हवा में ऊपर उठा लिया। जैसे ही सेंट सैटर्न ने अपनी उंगलियों का जोर बढ़ाया, बोनी के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। सांजी ने बस एक्शन लेने की सोची ही थी कि अचानक सांजी को अपनी बॉडी बहुत भारी लगने लगी। सेंट सैटर्न की बॉडी से एक ऐसी भयंकर एनर्जी निकली जो कॉन्करर्स हाकी से एकदम अलग थी। उस इनविजिबल फोर्स ने वहां मौजूद हर इंसान पर इतना भारी दबाव डाल दिया कि कोई अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। वेगापंक ने अंदाजा लगाया कि अगर ये साइंस की पावर नहीं है तो पक्का किसी डेविल फ्रूट की पावर है। बोनी अब भारी खतरे में थी। बोनी ने एकदम नफरत भरी नजरों से सेंट सैटर्न को घूरा और अपने होठों से बस कुछ ही शब्द निकाले। तुमने मेरे पिता को मारा है। सेंट सैटर्न ने इस बात से जरा भी परहेज नहीं किया और ना ही कोई इनकार किया। सेंट सैटर्न ने बोनी को बताया कि कुमा पैदा होते ही स्लेव क्लास का हिस्सा था। कुमा उस ब्लड लाइन का आखिरी इंसान था जिसने कभी दुनिया के खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म किया था। एक ऐसी रेस जिसे मिटा दिया गया जो बेहद खतरनाक थी। सेंट सैटर्न की ये बातें सुनकर बोनी की आंखों के सामने पिता कुमा का वो शानदार चेहरा घूमने लगा। कुमा अक्सर बोनी से कहा करते थे कि बचपन से ही उनका सपना एक ऐसा हीरो बनने का था जो उन लोगों को बचा सके जिनकी आजादी छिन गई है और जो दर्द में तड़प रहे हैं, बिल्कुल उस लिबरेशन वॉरियर निका की तरह। सेंट सैटर्न ने आसपास मौजूद सारे मरीन कमांडर्स को ऑर्डर दिया कि वो अपनी गन्स उठाएं और सीधा बोनी के सिर पर निशाना लगाएं। वेगापंक ने एकदम बेबस होकर मरीन से रुकने की अपील की, क्योंकि बोनी अभी सिर्फ एक बच्ची है, लेकिन बोनी
अभी भी पिता की यादों में खोई हुई थी। कुमा हमेशा एक फनी सा डांस किया करते थे जिससे बोनी बहुत खुश हो जाती थी। बोनी ने पिता से पूछा था, क्या आप मुझे आजाद करोगे? कहानी 47 साल पीछे जाती है। ये साउथ ब्लू का सॉर्बेट किंगडम है। इसी देश के एक छोटे से गांव के चर्च में बार्थोलोम्यू कुमा का जन्म हुआ था। कुमा के पैदा होने पर माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन एक बात थी जिसकी वजह से कुमा के पिता को बहुत टेंशन हो रही थी। कुमा के पिता चर्च के बाहर आए और उस डॉक्टर को रोक लिया जिसने डिलीवरी करवाई थी। उस डॉक्टर ने कुमा के पिता को भरोसा दिलाया कि वो इस ब्लड लाइन के राज के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि कुमा के पिता की रगों में बकैनियर रेस का खून दौड़ रहा था। यही वो बकैनियर रेस थी जिसके बारे में सेंट सैटर्न ने कहा था कि बकैनियर रेस ने दुनिया के खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म किया है। कुमा की फैमिली यानी कुमा, कुमा के पिता और कुमा की माँ 4 साल तक एकदम खुशी खुशी रहे। कुमा की फैमिली चर्च में रहती थी। कुमा की फैमिली के पास जरूरत की हर चीज थी और कुमा की फैमिली दिल से बहुत अमीर थी। लेकिन कुमा के पैदा होने के 4 साल बाद एक दिन वो डॉक्टर चर्च में आया। उस डॉक्टर ने कुमा की फैमिली को तुरंत वहां से भाग जाने को कहा। वर्ल्ड गवर्नमेंट के एजेंट्स उसी चर्च की तरफ आ रहे थे। वो डॉक्टर रोते हुए कुमा के पिता से माफी मांग रहा था। तभी किसी ने उस डॉक्टर को जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट के एजेंट्स चर्च के अंदर घुस आए और वर्ल्ड गवर्नमेंट के एजेंट्स ने कुमा और कुमा के पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया। कुमा के पिता ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के एजेंट्स के सामने बहुत मिन्नतें की। कुमा के पिता ने बताया कि सिर्फ कुमा के पिता के अंदर ही बकैनियर रेस का खून है, जबकि कुमा की माँ एक नॉर्मल इंसान है। कुमा के पिता ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के एजेंट से कुमा और कुमा की माँ को छोड़ देने की भीख मांगी, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट के एक एजेंट ने कुमा के पिता को एक जोरदार मुक्का जड़ दिया और कुमा की पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया। जेल के अंदर छोटे से कुमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब तक कुमा अपने पेरेंट्स के साथ था कुमा एकदम सेफ फील कर रहा था। कुमा की माँ ने प्यार से कुमा के सिर पर हाथ फेरा और कुमा को तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुमा के पिता को बुरी तरह पीटा गया था और कुमा के पिता का शरीर जख्मों से भरा हुआ था। कुछ ही समय बाद कुमा की पूरी फैमिली सेलेस्टियल ड्रैगन्स की गुलाम बन गई। अलग अलग सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने कुमा, कुमा के पिता और कुमा की माँ को आपस में बांट लिया और अपने अपने साथ ले गए। वहां से जाने से पहले कुमा की माँ ने कुमा को बार बार यही समझाया कि चाहे कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़े, कुमा को जिंदा रहना है। कुमा के पिता ने कुमा से कहा कि कुमा को स्ट्रांग बनना पड़ेगा और वो सब फिर से मिलेंगे। बकैनियर रेस का ब्लड लाइन होने की वजह से छोटा बच्चा होने के बावजूद कुमा के अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी। सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने कुमा से बहुत भारी भरकम फिजिकल काम करवाया और सेलेस्टियल ड्रैगन्स बिना किसी बात के कुमा को बेरहमी से पीटते और गालियां देते थे। यही कुमा के बचपन की यादें थी, मारपीट, दर्द और एकदम नाउमीदी में गुजरते हुए दिन। एक दिन कुमा की मुलाकात कुमा के पिता से हुई, जो किसी दूसरे सेलेस्टियल ड्रैगन के यहाँ गुलामी कर रहे थे। कुमा के पिता का शरीर चोटों से भरा हुआ था। कुमा जो छुपकर रो रहा था। कुमा के पिता को देखते ही कुमा ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। कुमा ने बहुत फिक्र के साथ कुमा के पिता का हालचाल पूछा तो कुमा के पिता ने कह दिया कि सब ठीक है। कुमा के पिता ने पूछा कि क्या कुमा ठीक है, तो कुमा ने मुस्कुराते हुए कुमा के पिता से कहा कि कुमा का मास्टर बहुत अच्छा है और कुमा बहुत लकी है। फिर कुमा ने पूछा कुमा की माँ कैसी है। ये सुनते ही कुमा के पिता का गला भर आया। कुमा के पिता जमीन पर बैठ गए और कुमा के पिता ने कुमा को बताया कि कुमा की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। कुमा की माँ अब जन्नत में है। शायद जन्नत में रहना इस नर्क से बेहतर ही है। ये सुनते ही कुमा जोर से चीख पड़ा और कुमा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुमा के पिता ने भी रोते हुए कुमा से कहा कुमा बहुत स्ट्रांग है, बस थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, क्योंकि लिबरेशन वॉरियर एक दिन जरूर आएगा, बस जिंदा रहो। वो लिबरेशन वॉरियर कुमा को बचाने जरूर आएगा। सन गॉड निका। सन गॉड निका ही वो लेजेंडरी वॉरियर है जिसका नाम बकैनियर रेस की पीढ़ियों से चला आ रहा है। सन गॉड निका कुमा को सूरज के नीचे उस आजाद समंदर में ले जाएगा। सन गॉड निका हमेशा मुस्कुराता रहता है और एक बहुत ही खुश मिजाज बीट के साथ डांस करके सबके चेहरों पर हंसी ले आता है। ये बोलकर कुमा के पिता ने वो फनी सा डांस करना शुरू कर दिया। ये देखकर कुमा भी खुशी से हंसने लगा, जैसे मानो सन गॉड निका सच में वहां आ गया हो। लेकिन उनके हंसने की आवाज ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को डिस्टर्ब कर दिया और फिर उस सेलेस्टियल ड्रैगन ने कुमा के सामने ही
कुमा के पिता को गोली मार दी। कहानी अब जाती है 38 साल पीछे वेस्ट ब्लू में। सेलेस्टियल ड्रैगन्स का हर 3 साल में होने वाला नेटिव इरेडिकेशन टूर्नामेंट यानी कि एक खौफनाक मर्डर गेम गॉड वैली में शुरू हो चुका था। गॉड वैली वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएटेड देश नहीं था। गॉड वैली में बहुत सारे रिसोर्सेस पाए गए थे। सेलेस्टियल ड्रैगन्स इस मर्डर गेम के बहाने वहां के लोकल लोगों को पूरी तरह खत्म करना चाहते थे ताकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स गॉड वैली को वर्ल्ड गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बना सके। गॉड वैली के राजा का सब्र टूट गया। गॉड वैली के राजा ने जोर से चिल्लाकर सेलेस्टियल ड्रैगन्स को खरी खोटी सुनाई। सिर्फ एक छोटे से गेम के लिए तुम लोग मेरे नागरिकों को मार दोगे? ये एकदम पागलपन है। ये हमारा देश है। गॉड वैली के राजा का ये अग्रेसिव एटीट्यूड देखकर सेलेस्टियल ड्रैगन्स बुरी तरह भड़क गए